और साथ साथ जो है वो आपसे एआई एजेंट्स के बारे में भी शेयर करेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। आपके जहन में बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं, हर चीज के अंदर जो है वो एजेंटिक लग गया आजकल। अभी हम एक मीटअप पे चले गए थे, तो वहां पे हम किसी से मजाक कर रहे थे, तो वो कह रहा था यार मैंने एजेंटिक चाय बनाई है। तो हर चीज में जो है ना वो एजेंटिक लग गया, तो हर कोई सोच रहा है कि हो क्या रहा है। तो जैन जो है वो हमारे साथ हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि माशाल्लाह जैन का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान और कराची से, अच्छी बात ये है। सो इट्स एन ऑनर कि जैन ने हमें ज्वाइन किया है। और जैन प्लीज अपने बारे में बताएं, अपने तारुफ कराएं, और थोड़ा सा पहले फर्स्ट सेगमेंट में अपनी जर्नी के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सब ज्वाइन कर रहे हैं, एक सेकंड में ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मैं बात भी करता हूँ, ज़रा एक विंडो शेयर कर लेता हूँ। 1 सेकंड। ओके, नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, अब आपकी स्क्रीन नजर आ रही। या ओके, सही है। um, ओके, मैं मेरे पास एक स्क्रीन है, तो मैं शायद जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो किसी को देख नहीं सकूँ। और क्वेश्चंस भी मतलब आई थिंक बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन शुरू करते हैं। इस टॉक में बेसिकली मैं ये कवर करना चाह रहा हूँ जो आपने बात करी है ना, एजेंट्स क्या है, बेसिक्स उनके क्या हैं, और कैसे समझ सकते हैं कि एजेंट्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर कोई यहाँ पे भी यही है, कि हर कोई एजेंट्स पे काम कर रहा है, लेकिन फंडामेंटली इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मैं थोड़ा कवर करना चाहता हूँ कि वर्क कैसे करते हैं और इस्तेमाल कैसे करे जा सकते हैं, और ये कंपनीज कैसे इस्तेमाल कर रही हैं एजेंट्स ना। तो बिफोर आई बिगिन, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। um, I was trained at the University of Toronto, so as an engineer. Actually कराची से हूँ मैं, और मेरा जो मतलब तकरीबन हाई स्कूल में मैं वापस कनाडा आया था। तो वहाँ पे फैल्कन हाउस से पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कनाडा आया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो गया था इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद फिर अंडरग्रेड इंजीनियरिंग में करा, और फिर ग्रेजुएट डिग्री एआई में, अप्लाइड टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद जो है मैंने मेनली जो काम किया है वो ज़्यादातर मशीन लर्निंग में, कंप्यूटर विजन में काम किया है। और अब तकरीबन लास्ट 4 इयर्स जो है मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, टुगेदर एआई। बेसिकली टुगेदर एआई जो है वो ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को होस्ट करती है, एंड they make it available for developers to fine tune, run their own models, um, and they make it easy so that you can take any open source model, DeepSeek, Quen, Llama, any of these open source models, and you can run them at scale. So um, yeah, I used to be based in Toronto. अब जो है मैं सैन फ्रांसिस्को आ चुका हूँ, एंड अभी रिसेंटली मूव हुआ हूँ और अब यहाँ से काम कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस हो इस टॉक के दौरान तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा। बट अगर बाद में क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, बाद में आप मैसेज भेजें तो I'll be happy to have a call. इस टॉक में अगर इस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स बिगिन। बेसिकली इस टॉक में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एजेंट्स कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं।
तो तकरीबन 5-6 years ago मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ा रहा था, और उस वक्त भी मैं यही पढ़ाता था कि एजेंट्स क्या होते हैं, लेकिन उस वक्त लैंग्वेज मॉडल्स नहीं थे। उस वक्त जो है वो क्लासिकल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ाता था। तो मैं अभी भी जो एजेंट समझता हूँ वो उसी पर्सपेक्टिव से समझता हूँ कि एजेंट्स क्या करते हैं और कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं ना। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगा वो ये है कि एजेंट्स होते क्या हैं। सेकेंडली, एजेंट्स की जो एजेंट्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं ना। अगर आप लैंग्वेज मॉडल्स को स्टडी करते हैं और अगर आप यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि आप क्वेश्चन इनपुट करते हैं और आपको आंसर आउटपुट मिलता है ना। तो उसके अंदर जो है वो एजेंट्स का क्या काम है वो मैं समझाना चाहता हूँ। और फिर थर्डली, जब आप एक्चुअली एजेंट्स बनाते हैं, डेटा साइंस एजेंट एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एजेंट्स जो आप बनाते हैं, तो प्रैक्टिकली आपको क्या चैलेंजेस आते हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, या सो जैसे मैंने बताया, टुगेदर एआई जो है बेसिकली एक एआई एआई नेटिव क्लाउड है जो कि आपके लैंग्वेज मॉडल्स को होस्ट करती है, फाइन ट्यून करने देती है, आपको जीपीयूज का एक्सेस देती है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि मुझे टुगेदर एआई के बारे में अच्छी लगती है वो ये है कि दुनिया के जो लीडर्स हैं लैंग्वेज मॉडल्स में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वो टुगेदर एआई में काम करते हैं। तो उनके साथ काम करना, उनसे सीखना, स्पेशली इस वक्त जो फील्ड काफ़ी ग्रो कर रही है, वो काफ़ी अच्छी बात है टुगेदर एआई के बारे में। दूसरी ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि टुगेदर एआई जो है वो बेसिकली फुल स्टैक अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ पे काम करती है इन जनरेटिव एआई मॉडल्स से रिलेटेड ना, starting off with GPU clusters all the way to inferencing and running these Gen AI models and fine tuning them for different customers. Okay, so let's start. So तकरीबन 10 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ा रहा था, तो जब मैं बताता था लोगों के एजेंट्स क्या होते हैं, वो मैं इधर से शुरू करता था। एंड दिस इज बेसिकली क्यू लर्निंग। इसमें जो है, अगर आपका एक एजेंट है जो कि एक दुनिया में स्टार्ट ऑफ करता है, उसको बेसिकली सीखना है इस दुनिया के बारे में कि क्या सही मूव है और क्या गलत मूव है ना। अगर वो बॉटम मतलब इस दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है ऊपर नीचे जाके, और उसको बेसिकली ये गेम खेलना है ना, एक इंडिविजुअली एक स्टेप लेके। और इसके अंदर बेसिकली वो एक तरह से अपना एक दिमाग में जो है ना वो प्लान बनाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पे आप शुरू करते हैं, एंड उस शुरुआत से आप कौन से एक्शंस ले सकते हैं ना। एंड बिकॉज दिस गेम इज सो सिंपल, there's not that many actions that the agent can make, right? या तो वो राइट जा सकता है, बॉटम जा सकता है, लेफ्ट लेफ्ट या there is a limited number of actions, right? तो राइट लेफ्ट अप डाउन जा सकता है। और इंटरनली जो एजेंट है वो क्या कर रहा है कि अपने दिमाग में, अपने मतलब मेमोरी में एक रिवॉर्ड इस्टेब्लिश कर रहा है कि शुरू में अगर मैं स्टार्ट में स्टार्टिंग मूव से लेफ्ट जाऊं या डाउन जाऊं, अप जाऊं, तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा ना। एंड दिस इज बेसिक क्यू लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि क्लासिकल मशीन लर्निंग में पढ़ाते थे ना हमें। तो इसके अंदर फंडामेंटली आपका एजेंट क्या कर रहा है कि एक दुनिया में आता है और फिर उसको जो है वो डिफरेंट एक्शंस लेने होते हैं ना। लेट्स से इट स्टार्ट्स ऑफ एंड इट टेक्स एन एक्शन वेयर इट गोज डाउन। तो एनवायरनमेंट जो है वो उसको एक रिवॉर्ड देता है एंड इट अपडेट्स द गेम। अब वो यहाँ पे आ गया है, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट मूव पे
उसको दोबारा चूज करना है कि नीचे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। अगर वो यहाँ से राइट जाएगा चलो हो गया नेगेटिव रिवॉर्ड, अगर वो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो ऐसे जो है वो गेम प्लेइंग मैकेनिज्म के थ्रू एजेंट जो है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और वो सीखता है कि कहाँ से पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है और कहाँ से नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है ना। एंड दिस इज फंडामेंटली हाउ एन एजेंट वर्क्स। अभी तक मैंने कोई लैंग्वेज मॉडल्स और किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करी है। बेसिकली this is just what a classical agent is, right? Game playing agent जो कि environment से सीख रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। और वो essentially अगर उस एजेंट को गेम नहीं खेलना आता होगा तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे मिस्टेक्स बना रहे हैं, गलत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। एक दफा उसको आ जाएगा एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने से तो बेसिकली बहुत आसानी से गेम के शुरू से गेम जीतेगा। और क्योंकि इतना सिंपल गेम है वो हर दफा जीत सकता है ना। दिस इज बेसिकली हाउ ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल एजेंट आल्सो वर्क्स। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो इसेंशली उसको सिमिलर एक तरह से आपका काम दिया गया है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एजेंट जो कि मैं इस्तेमाल करता था समझाने के लिए ना। इसके अंदर जो है आपके एजेंट है वो एक मेज में चल रहा है और उसको जो है वो ग्रीन डॉट्स उठाने और रेड डॉट्स को अवॉइड करना है ना। सेम एज दिस एजेंट इज अनदर एग्जांपल। इस गेम में इनिशियली जब ओपन एआई कंपनी शुरू हुई थी तो उन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो कि ओपन एआई जिम के नाम से उन्होंने लॉन्च किया था। और उसके अंदर बेसिकली ये करना होता था कि कोई सा भी आप फिजिकल एनवायरनमेंट स्टार्ट करें और उसको जो है फिर वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके अपना गोल अचीव करना होता था ना। दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ गेम प्लेइंग एजेंट जो कि आपने उसको टेस्ट दे दिया और फिर उसको समझना है कि कैसे कंट्रोल करके उस टेस्ट को अचीव करना है। और जो लैंग्वेज मॉडल एजेंट्स है वो भी यही काम कर रहे हैं एक्चुअली, वो इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एक जो मेन चीज़ जो डिफरेंट है लैंग्वेज मॉडल एजेंट्स और इन एजेंट्स में वो ये है कि ये एजेंट्स जो हैं वो मोटर कंट्रोल करते हैं, अपने कहते हैं लोकेशन एंड कोऑर्डिनेट्स कंट्रोल कर रहे हैं। लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो वर्ड्स कंट्रोल कर रहे हैं। आप उनको वर्ड्स इन देते हैं and वो वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड सो I'm gonna try to for the next maybe let's say for the next 40 minutes I'm gonna start talking about language model agents. So language models, okay, ChatGPT, Claude, any of these models from Google, open source models, DeepSeek, they all work in the same way. Right? They take in text, so you're going to ask them a question, and they produce some sort of answer. Right? लेकिन इसमें एक लैंग्वेज मॉडल्स की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि इफ यू आस्क देम अ क्वेश्चन जो कि डिपेंड करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन में, they have to retrieve that real information, right? So अगर आप लैंग्वेज मॉडल से पूछते हैं कि इस वक्त पेरिस में वेदर क्या है तो वो सही से इसको नहीं आंसर कर पाएंगे क्योंकि they don't have any access to real time information, right? They don't have access to Google, they don't have access to a search engine. तो एजेंट्स जो हैं वो सिर्फ लैंग्वेज मॉडल्स नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी को खोलेंगे और आप उससे पूछेंगे कि इस वक्त कराची में क्या टेम्परेचर हो रहा है और गर्मी हो रही है सर्दी हो रही है, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि लैंग्वेज मॉडल जो है वो टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट टाइप ऑफ मशीन्स है ना। उनको एजेंट्स एंड मोर यूजफुल काम के लिए एक और चीज आपको देनी होती है वो कि टूल यूज फंक्शंस कहलाते हैं। एपीआई कॉल्स होती हैं एसेंशियली जो कि अलाउ करती हैं लैंग्वेज मॉडल्स को क्वेश्चन देखने के बाद वो
उस एपीआई को कॉल करें या उस टूल को यूज करें। एसेंशली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने लैंग्वेज मॉडल्स को गूगल का एक्सेस दे दिया है या आपने किसी भी एपीआई का एक्सेस दे दिया है जो कि वो कॉल कर सकते हैं और फिर उसका आंसर देख के आपको आंसर देंगे वो। सो इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज मॉडल्स को इस दुनिया के किसी भी टूल से कनेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आपने लैंग्वेज मॉडल को 3D प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया है और आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि एक चीज 3D प्रिंट करें। वो इस टूल को कॉल करेगा, 3D प्रिंटर को कॉल करेगा, 3D प्रिंट होगा और फिर वो उसके शेप की मे बी इमेज देख सकता है या वो उसकी डिस्क्रिप्शन ले सकता है और वो आपको आउटपुट कर सकता है। ये जो टूल जो होते हैं वो काफी जनरल होते हैं। दे डोंट नीड टू बी जस्ट अ गूगल सर्च और ए एपीआई कॉल। They can be anything that you can describe to the language model. Um, आजकल कोडिंग एजेंट्स काफी पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल कर्सर या क्लाइन, क्लॉड कोड, ओपन एआई कोडेक्स। ये जो एजेंट्स होते हैं ये बेसिकली लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिनको आपने कनेक्ट कर दिया है तकरीबन 20-25 टूल्स से। एक टूल आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी आईडीई खोलते हैं, वीएस कोड या ये programming tools. So you can read files. If you give a language model the ability to read a file, ये एक टूल है। अगर आप उसे एक और टूल एक्सेस दे देते हैं जो कि वो एडिट कर सकता है उन फाइल्स को, वो एक और टूल है। तो तकरीबन टोटल क्लाउड कोड के पास 20-25 टूल हैं जो कि वो एक्सेस कर सकता है एंड कॉल कर सकता है एट एवरी स्टेप। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्लाउड कोड को एक्सेस देते हो एक रिपोजिटरी को और आप उससे क्वेश्चन पूछते हो तो वो बेसिकली हर स्टेप पे एक टूल को कॉल कर सकता है। या तो वो फाइल रीड करना है या फाइल को मॉडिफाई करना है या फाइल को सर्च करना है, डिलीट करना है, या वेब सर्च भी कर सकता है। वो फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना काम हो चुका है ना। और फिर जब उसको लगता है कि टास्क हो चुका है, फुली कंप्लीट हो चुका है, तो वो प्रोसेस करके आपका आउटपुट दे देगा। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ई कॉमर्स एजेंट है, अमेजोन से आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या इस तरह का कोई एजेंट है, तो वो ही सेम इनपुट आउटपुट है, वो ही सेम लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन जो डिफरेंट टूल्स उसको आप देते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस लैंग्वेज मॉडल के पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर करने की एक टूल है, रिटर्न प्रोसेस करने की टूल है, या फिर अगर ह्यूमन इन द लूप कोई टूल है। अगर कोई किसी कस्टमर को एजेंट से बात करनी है तो वो ह्यूमन इन द लूप एस्केलेट कर सकता है और उसको कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो सेम बैकबोन ऑफ टोकन इन टोकन आउट लैंग्वेज मॉडल्स के पास किसी भी डिफरेंट टूल से आप कनेक्ट कर दें तो उसकी एक तरह से पर्पस चेंज हो जाती है। And this is basically how a large language model agent works. अगर आप इसी लैंग्वेज मॉडल को इंस्टेड ऑफ वन क्वेश्चन इन वन क्वेश्चन आउट की तरह कनेक्ट करें, अगर आप इसको एक लूप में डाल दें तो आप लॉन्ग स्टैंडिंग टास्क भी कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत ही सिंपल टास्क है, जैसे आपने एक ऑर्डर डालना है अमेजोन पे, तो आप उससे बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और वो अपना टूल कॉल करेगा, आपकी बकेट में डाल देगा और फिर आपको चार्ज कर लेगा एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो वो बेसिकली एक स्टेप में कभी भी नहीं हो सकती। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से इन कोडिंग एजेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मे बी फर्स्ट स्टेप जो है वो फाइल को रीड करना है या आपकी रिपोजिटरी को आप अंडरस्टैंड करना है। सेकंड स्टेप जो है वो एक एडिट करना है फाइल को। फिर जब एडिट हो चुकी है तो थर्ड स्टेप जो है वो उस कोड को रन करना है और टेस्ट पास करवाने हैं ना। तो एनी कॉम्प्लिकेटेड टास्क में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और जब मल्टीपल स्टेप्स हैं तो बेसिकली आपका वर्क फ्लो जो है एक लूप बन जाता है। पहले जो है वो लैंग्वेज मॉडल देखता है क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करना है, और सबसे पहले टूल जो है वो एक प्लानिंग टूल कॉल करेगा कि कौन से स्टेप्स हैं जो कि मुझे करने हैं बिफोर बिफोर आई कैन कंप्लीट। और फिर जो है सेकंड टूल जो है वो कॉल करेगा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए।
और ऐसे ही तकरीबन 20, 30, 40, 50 जो है वो लूप्स आपके बन जाएंगे। डिफरेंट टूल्स कॉल करेगा, उनको असेस करेगा, उनके टूल की रिजल्ट देखेगा कि क्या हो रहा है ना। और फिर जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो इस लूप से निकल जाएगा और आपको फाइनल रिस्पॉन्स दे देगा। ज्यादातर जो सारे टूल्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कोडिंग टूल्स, ई कॉमर्स एजेंट टूल्स, कस्टमर सर्विस एजेंट टूल्स, वो इस तरह के फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। कोई क्वेश्चंस? One second, let me break here. अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप चैट के अंदर भेज सकते हैं, सेंड मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, Okay. मीनवाइल लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अभी मैंने सवाल क्या पूछना है, कुछ शाय आउट कर रहे होंगे, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ऑफनली हम एलएलएम्स को देखते हैं कि दे आर द नेक्स्ट बेस्ट टोकन प्रेडिक्टर्स। Yeah. तो इट्स मच मोर ऑफ फिलोसफिकल क्वेश्चन कि कैसे एक नेक्स्ट बेस्ट प्रोटोकॉल टोकन प्रेडिक्टर इतना इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। लाइक आई मीन देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंजंक्शन बिटवीन, आई फील के नेक्स्ट टोकन इज बिट डम, बट कैसे ये चीज हो रही है? या इसमें बेसिकली एक इंटरव्यू दिया था जो ओपन एआई का को फाउंडर है, उसने इसका काफी इंटरेस्टिंग आंसर दिया था। तो उसमें उसने और वो जो आंसर है वो मुझे अभी तक याद है। उसमें बेसिकली उसने ये कहा था कि अगर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ कि एक मिस्ट्री स्टोरी है कि कोई लेट्स से मर्डर मिस्ट्री है कि ये सब कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, और आपने हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी में आपको बताता हूँ, लेट्स से यू आर रीडिंग द स्टोरी, और फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि कहते हैं ये शुरू में ये हुआ, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जगह गए, फिर ये दो कैरेक्टर्स जो हैं वो खो गए, और जब तक वो वापस आए तो ये हो चुका था। तो अब आपको गैस करना है कि नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट वर्ड जो है, आपको ये गैस करना है कि किसने मर्डर किया ना, कौन सस्पेक्ट है, और फिर वो ब्लैंक हो जाता है। तो ये दिस आइडिया ऑफ नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्टर जो है वो एक तरह से फंडामेंटली यही है लैंग्वेज मॉडल्स। लेकिन नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करने के लिए आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है दुनिया की और क्या हो रहा है ना स्टोरी में। अगर मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ और फिर मैं एक टोकन निकाल देता हूँ, एक वर्ड निकाल देता हूँ जो कि कहते हैं मर्डर का नाम है ना स्टोरी में, जो किस कैरेक्टर ने मर्डर किया है, और मैं वो निकाल देता हूँ, तो अगर आप सोचें कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस कहते हैं वर्ड या टोकन को गेस करने के लिए, आपको बेसिकली समझना पड़ेगा हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी, क्या हो रहा है कहते हैं स्टोरी में। तो अगर आप ऐसे ही समझें कि ये लैंग्वेज मॉडल जो है वो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्टर्स हैं, तो वो एक तरह से हर चीज को स्टडी कर रहे हैं, अपनी वेट्स में एक वर्ल्ड मॉडल बिल्ड कर रहे हैं जो कि उनको अलाउ करता है नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करने का ना। तो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्टर जो है वो एक तरह से डम डाउन वर्जन है। और अगर आप सोचें कि नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करने के लिए एक्चुअली मॉडल को क्या करना पड़ेगा, वो बेसिकली समझना है कि जो प्रीवियस टोकन्स आए हैं उनके उनके बिहाइंड मतलब क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, जो कहानी आपने सुनाई है उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो फिजिक्स है और जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, कौन से प्रोबेबल नेक्स्ट स्टेप्स हैं, किस कैरेक्टर के क्या मोटिव्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं मॉडल को सीखनी पड़ेंगी अगर उसको नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करना है ना। एंड बिकॉज दे आर गुड एट नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन, वो ये सब इनकैप्सुलेट करते हैं अपने वेट्स में। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक टाइप मॉडल्स हैं, वो कोडिंग कैसे कर सकते हैं, मैथ्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने हर हर चीज पे ट्रेन हुए हुए हैं, और हर चीज की नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करने के लिए आपको काफी दुनिया की समझ होनी चाहिए ना। इस मर्डर मिस्ट्री में जो एग्जाम्पल है, अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ते हैं और आखिरी वर्ड पे आके रुक जाते हैं और सोचें कि आपको क्या क्या थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए, काफी आपको जानना पड़ेगा इस दुनिया के बारे में ना।
वो करेक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इसी तरह अगर आप लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करते हैं पूरे इंटरनेट पे, और आप बेसिकली उसको उनको एक रैंडम सेंटेंस दिखाते हैं इंटरनेट का, और फिर उसको गैस करवाते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, इस तरह से वो अपने वेट्स में जो है वो दुनिया की समझ और अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एक तरह से कैप्चर कर लेता है। और ऐसे ही अब तो खैर काफी स्पेसिफिक टास्क पे इनकी ट्रेनिंग चल रही है, कोडिंग पे या कंप्यूटर यूज पे, विजन अंडरस्टैंडिंग पे। इस तरह से जब वो ट्रेन होते हैं तो उनको एक तरह से वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग, वर्ल्ड मॉडल जो है ना उनकी वेट में इनकोड हो जाता है, और इसलिए ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। परफेक्ट। यानी कि अब चीजें स्किल्स के अराउंड जा रही हैं कि जैसे हम मैथ्स करते हैं तो हाउ टू डू मैथ्स इज इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजिंग के 2 2 4 होता है। Yeah, exactly. And so it's even not just like 1 + 1 is 2, लेकिन अगर आपको let's say 20 pages worth of steps दिखाने हैं अपने मैथ्स में, um, uh, तो आपको हर स्टेप जो है वो कहते हैं फॉलो करना होता है टू गेट टू द फाइनल आंसर। और अब जो है वो ये इस तरीके से ट्रेन हो रहे हैं कि एक ही लैंग्वेज मॉडल जो है वो डिफरेंट रोल आउट्स करेगा, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और फिर आखिर में जो जो राइट आंसर होगा उसको इस्तेमाल करते हुए अपने वेट्स अपडेट करेगा कि ये मैंने किया था, राइट आंसर मुझे मिला है, तो वो मुझे और करना है, तो वेट अपडेट हो जाएंगे ना। तो इसी तरीके जो जैसे फॉर एग्जांपल डीप सीक R1 जो आया है, अ, वो ऐसे ही ट्रेन हुआ है रीजनिंग के लिए। और आप जो भी प्रॉब्लम जो कि वेरीफाई कर सकते हैं कि सही आंसर है या नहीं, फॉर एग्जांपल कोड या मैथ, इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सही सही आंसर नहीं है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैंग्वेज मॉडल को अपडेट करने के लिए, उस टेस्ट पे ज़्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस देने के लिए। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो एक्चुअली टूल यूज पे भी आप वही सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका लैंग्वेज मॉडल जो है इट हैज टू सॉल्व अ कोडिंग टास्क, उसमें आपको लेट्स से 5 या 6 डिफरेंट टूल्स यूज करने हैं उसका आंसर बनाने के लिए। आप पहले से डिटरमिन कर सकते हैं, या आप ह्यूमन को वो टास्क दे सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो इंसान है वो कौन से टूल्स यूज कर रहा है, कौन सी फाइल्स रीड कर रहा है, कौन सी फाइल्स को एडिट कर रहा है बिफोर दे गेट द फाइनल आंसर। और इस तरह से लैंग्वेज मॉडल अगर डिफरेंट फाइल्स एडिट कर रहा है या डिफरेंट फाइल्स रीड कर रहा है तो आप उसको पिनलाइज कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज मॉडल को सही टूल्स यूज करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ज्यादातर जो अब ये कोडिंग मॉडल्स आ रहे हैं उसमें उनकी ट्रेनिंग में अगर आप पढ़ें पेपर्स में, तो वो यही बताते हैं कि कौन से टूल्स को लैंग्वेज मॉडल्स यूज करना है किस वक्त, और ये ट्रेनिंग उनको देनी है, यही उनको एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहे हैं, पोस्ट ट्रेनिंग जो कि कहलाती है एजेंटिक पोस्ट ट्रेनिंग। ओके, सो इन दिस केस अगर आप अब देखेंगे कि कम्युनिटी कैसे डिफाइन करती है एजेंट्स को, एक काफी सिंपल डेफिनेशन आ चुका है, जो कि language models agents are language models that run tools in a loop to achieve a goal। जो कि बेसिकली जो मैंने यहाँ पे एक definition दिया है, language models that have access to tools that can call an API or call a function in a loop. So there's also this idea of doing it multiple times before you get the final answer out. And so ये एजेंट का डेफिनेशन काफी सिंपल है। बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि it has access to tools, let's say a Python function or a calculator, web search, and it's able to use these tools over and over to achieve a goal. If the goal is very simple, तो एक दफा टूल यूज करेगा, आंसर देखेगा, और आपको फाइनल रिस्पॉन्स दे देगा। अगर गोल काफी कॉम्प्लिकेटेड है
तो वो एक टूल यूज करेगा, उसका आंसर देखेगा, फिर मे बी सोचेगा कि दूसरा टूल यूज करना है ना। तो अगर आप मैथ्स के बारे में सोचें तो जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं वो वन स्टेप प्रॉब्लम नहीं होती, 20 30 40 स्टेप होती हैं। फाइनल एग्जाम में लेट्स से मैथ की प्रॉब्लम आती थी तो आपको बेसिकली पूरा पेपर, 3 4 पेपर आप भर जाते थे, फिर आपको फाइनल आंसर मिलता था ना। तो यू कैन ऑलमोस्ट थिंक ऑफ एवरी स्टेप एज वन टूल यूज और वन रीजनिंग स्टेप, और फिर वो नेक्स्ट स्टेप को लीड करता है। और अगर आप सारे स्टेप्स करेक्टली करते हैं और ऑल यू शो ऑल ऑफ योर वर्क, तो आपका फाइनल आंसर सही हो जाता है। इसी तरह अब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये स्टडी कर रही हैं कि आप इन्हीं लैंग्वेज मॉडल्स को लॉन्ग स्टैंडिंग टास्क दें। अगर आप उनको एक लेट्स से इनिशियली तकरीबन 5 साल पहले अगर आप लैंग्वेज मॉडल को एक छोटा टास्क देते थे कि आपके पास गूगल की एपीआई है, उसको आप कॉल करो और एक कोई क्वेश्चन को आंसर करो ना, तो दिस टेक्स मे बी 5 10 15 seconds फॉर अ ह्यूमन टू डू। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक क्लासिफायर ट्रेन करना है, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है, तो वो में भी आपको 1 2 घंटे लगेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, डेटा कैसा है, डेटा क्लीन करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल ट्रेन करना है, उसके हाइपर पैरामीटर्स कौन से सेट करने हैं ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मीटर, वो ये स्टडी कर रही है कि हमारे जो बेस्ट लैंग्वेज मॉडल्स हैं इस वक्त, वो ऑटोमेटिकली ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। और जो उन्होंने बेसिकली रिसर्च पब्लिश करी है वो ये कहती है कि पिछले पिछले तकरीबन 5 6 7 साल से ये एबिलिटी टू कंप्लीट दीज टास्क्स, दीज लॉन्ग होराइजन टास्क्स, वो डबल हो रही है एवरी 7 मंथ्स। तो अगर जैसे अगर इंसान को एक 1 घंटा लगता है एक काम करने में, तो वो ही काम जो है वो इस वक्त लैंग्वेज मॉडल कर सकता है। और दिस लॉन्ग होराइजन टेस्ट जो है वो हर 7 महीने अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज मॉडल लेंगे, वो डबल डबल द अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है। 7 महीने बाद जो है वो 2 घंटे का काम कर सकेगा, उसके 7 महीने बाद जो है वो 4 घंटे का काम कर सकता है। तो हर 6 7 महीने बाद ये लैंग्वेज मॉडल्स इतने इम्प्रूव हो रहे हैं कि लॉन्गर होराइजन टास्क की जो डेफिनेशन है वो डबल हो रही है एसेंशली। इस वक्त जो है वो क्लासिफायर ट्रेन कर सकते हैं। हमने एक रिसर्च वर्क रिलीज करा था एक्चुअली टुगेदर एआई का, जिसमें हमने ये शो किया था कि आप कैगल कॉम्पिटिशन्स ले सकते हैं, और एंड टू एंड आप कैगल कंपटीशन लैंग्वेज मॉडल को दे सकते हैं, उसका डेटा सेट, इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग, और वो आपको सबमिशन फाइल दे देगा जो कि आप कैगल पे अपलोड कर दें और वो एक्चुअली पास करेगा ना। और इफ यू थिंक अबाउट व्हाट इट टेक्स टू पास अ कैगल कंपटीशन, इट्स नॉट जस्ट द मशीन लर्निंग और ट्रेनिंग द क्लासिफायर, लेकिन आपको समझना है कि चैलेंज क्या है, आपका डेटा सेट क्या है, उसको एक्सप्लोर करना है, ट्रेन करने हैं। तो even well trained humans, इवन शुरू करने में आपको 2 3 घंटे लग जाते हैं। तो अब वो लैंग्वेज मॉडल जो है वो एंड टू एंड उसको कर रहे हैं। अगर आप 6 7 महीने बाद आएंगे तो बेसिकली 2 3 4 5 hours जो कि ह्यूमंस को टाइम लगता है वो टास्क कर सकते हैं। और all of this capability is basically done using this type of functionality. लैंग्वेज मॉडल को आपने टास्क दिया, वो प्लान करेगा और फिर एक के बाद एक टूल्स कॉल करेगा, फंक्शंस कॉल करेगा, एपीआईज कॉल करेगा, और उनका रिजल्ट देखेगा और सोचेगा कि नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा टूल कॉल करना है। मैंने कोड पढ़ लिया, अब कौन सी फाइल मॉडिफाई करनी है, कौन सा टेस्ट रन करना है, एक एक करके। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कर्सर यूज करें या क्लाउड कोड यूज करें, उसमें भी यही करता है। आप उसको कोई मुश्किल टास्क दे दें, वो अपना प्लान बनाएगा ABCD, और फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, सी करेगा। एंड इट डजंट नीड टू गेट ऑल ऑफ इट राइट, इट कैन मेक अ मिस्टेक, बट वो मिस्टेक को अगर वो आउटपुट देखेगा और उसको कहते हैं समझ जाएगा कि मिस्टेक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे वो करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो
बेसिकली जो एजेंट्स और उनको समझना इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है पिछले 10-20 साल में। पहले लैंग्वेज मॉडल से पहले एजेंट्स जो हैं वो एक तरह से गेम प्लेइंग एनवायरनमेंट होते थे। अब जो है लैंग्वेज मॉडल्स, कोई सा भी आप लैंग्वेज मॉडल चूज करें, आपका लामा, क्वेन, डीप सीक, जीपीटी, क्लॉड, आप उसको टूल्स दें, पाइथन फंक्शंस दें, एपीआई कॉल्स दें, जो जो भी आपका बैकग्राउंड है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप ये सोच लें कि बेसिकली आप उसको फंक्शन दे रहे हैं, और फिर वो जो है लैंग्वेज मॉडल आपकी प्रॉब्लम समझेगा, स्पेस ऑफ टूल्स समझेगा, और फिर वो टूल्स कॉल करेगा एक के बाद एक उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। एनवायरनमेंट जो है उसको रिस्पॉन्स देगा कि इस टूल का इस्तेमाल करने का आउटपुट ये मिला है, और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। और फंडामेंटली हर टूल यूज के बाद जो है वो लैंग्वेज मॉडल ये देखेगा कि टास्क जो है वो कहाँ तक पहुंचा, कितने स्टेप्स रहते हैं, और फिर वो नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। और सो बेसिकली ये लैंग्वेज मॉडल्स एंड एजेंट्स का डेफिनेशन है। इट डजेंट मैटर कि कौन से फील्ड में इस्तेमाल हो रही है, कौन से लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो एजेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं एजेंट्स को समझने के लिए। और सो इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की वो ये है कि टूल कॉलिंग एंड फंक्शन कॉलिंग क्या है। लैंग्वेज मॉडल जो है वो बेसिकली टोकन इन टोकन आउट, वर्ड्स इन वर्ड्स आउट है ना, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन जो डिफरेंट टोकन्स वो टेकन कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं, they're slightly more complex. So for example, हर लैंग्वेज मॉडल जब ट्रेन होता है तो उसको एक स्पेशल टोकन्स दिए जाते हैं जो कि उसे बताता है कि इनपुट कहाँ पे है और आउटपुट कहाँ पे है ना। तो ये जो है ये स्टार्ट टोकन कहलाता है फॉर एग्जांपल, और फिर आपको एक रोल पता चल जाता है कि यूजर बोलने वाला है या असिस्टेंट बोलने वाला है। तो ये जो स्पेसिफिक रोल्स हैं वो डिमार्केट हो जाते हैं। और फिर ये क्वेश्चन टोकन्स हैं, और फिर जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये रोल, यूजर का रोल खत्म हो गया है तो ये एंड टोकन है। और फिर आप एक जो है वो असिस्टेंट टोकन स्टार्ट करते हैं, और जो लैंग्वेज मॉडल है वो असिस्टेंट है, और फिर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जो या आपने एक तरह से लैंग्वेज मॉडल को तैयार कर दिया है कि अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो टोकन आप जो कंप्लीट करेंगे वो आपका आंसर होगा। तो जो वो कंप्लीट करता है वो आंसर है, और फिर वो एक एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन जो है वो जनरेट करता है, फिर आपको पता चल जाता है कि वो मतलब आंसर कंप्लीट कर चुका है ना। तो इस फ्रेमवर्क में टोकन इन टोकन आउट में बेसिकली मैं फंक्शन कॉलिंग समझाऊंगा। और इसके लिए एक सेकेंड, आई थिंक आई हैव टू रीशेयर माय स्क्रीन, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड देन let me share my entire screen so that okay, so that I can actually जी आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। okay. So टूल कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, अगर आपको फंक्शन कॉलिंग एंड टूल कॉलिंग समझ आ गई ना, तो आई थिंक आपको 80-90% एजेंट्स समझ आ गए हैं। इसका मतलब ये है। तो टूल कॉलिंग एंड फंक्शन कॉलिंग एक साल पहले जो है वो इतना पॉपुलर नहीं था, और अब जो है वो काफी पॉपुलर हो गया है। ज्यादातर हर कोई जो एजेंट्स बिल्ड कर रहा है वो उनको टूल कॉलिंग की समझ है। टूल कॉलिंग जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने के लिए। लेट्स से यू हैव सम क्लाइंट साइड और developer, and then you have some language model that you're interfacing with, और जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है, सिंपल क्वेश्चन है ना, व्हाट्स द वेदर इन पेरिस, एंड देन you also give it access to a Python function, this tool, जो कि वो कॉल कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये उसे उसे हेल्प करेगा ना। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में अगर वो इस टूल को कॉल करेगा तो वो आंसर मिल जाएगा उसे। तो लैंग्वेज मॉडल जो है वो रिकग्नाइज करता है कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई हैव टू कॉल दिस टूल। और बिकॉज लैंग्वेज मॉडल इज अ टोकन इन टोकन आउट, वर्ड इन वर्ड आउट टाइप ऑफ मशीन, वो एक्चुअली पाइथन या कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। वो सिर्फ टोकन आउट बता सकता है
कि मुझे ये टूल रन करना है, तो वो इस आंसर को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बताएगा ओके आई हैव टू कॉल दिस टूल, और जो इनपुट पैरामीटर है वो पेरिस है, क्योंकि यूजर ने मुझसे पूछा है वेदर इन पेरिस। तो वो ये जो है वो आउटपुट देगा, और फिर यूजर जो है वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा अपने कंप्यूटर पे, या दिस कुड बी ऑन द सर्वर साइड। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका आंसर मिलेगा आपको जेसॉन में, और फिर वो आप वापस देंगे लैंग्वेज मॉडल को, और फिर लैंग्वेज मॉडल जो है वो प्रोसेस करके आपको फाइनल आंसर देगा ना। तो उसने क्वेश्चन पढ़ा, टूल यूज करा, और वो यूजर को बोला कि मुझे ये टूल यूज करना है, यूजर ने उस टूल को एग्जीक्यूट करा, टूल का जो है रिस्पॉन्स वापस रिटर्न करा, और फिर मॉडल ने यूज किया उसे। तो वन स्टेप ऑफ टूल यूज, अगर आप सोचें वो जो फॉर लूप है उसके एक स्टेप में, एक टर्न में ये 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। मॉडल जो है वो क्वेश्चन पढ़ता है, शायद टूल यूज करे, या अगर जरूरत उसको लगे, और अगर जरूरत नहीं लगे तो वो फाइनल आंसर दे देगा। अगर वो टूल यूज करता है तो यूजर टूल एग्जीक्यूट करता है, रिस्पॉन्स देता है, और फिर लैंग्वेज मॉडल उसकी रिस्पॉन्स को इस्तेमाल करते हुए फाइनल आंसर देता है। तो इस तरीके से अगर अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कोड में क्या होता है, तो लेट मी जूम इन हियर। तो ये कोलैब नोटबुक में मैं बाद में भेज दूंगा, लेकिन इसमें बेसिकली फंडामेंटली आप क्या कर रहे हैं, लेट्स सी इफ दिस एक्सिक्यूट्स इट। ओके, या दिस इज ऑलरेडी रन। तो मैं इसमें नोटबुक में क्या कर रहा हूँ, और ये आप लिंक ओपन करेंगे तो आप भी रन कर सकते हैं। बेसिकली एक 600 मिलियन पैरामीटर क्वेन 3 लैंग्वेज मॉडल लोड अप कर रहा हूँ गूगल कोलैब में। उसको मैं 2 पाइथन फंक्शंस दे रहा हूँ। एक आपका ये सिंपल फंक्शन है जो कि बेसिकली एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करते हैं। एक जो है वो टेम्परेचर लेने के लिए कॉल कर सकता है, और एक विंड स्पीड लेने के लिए कॉल कर सकता है। ये मेरे 2 फंक्शंस हैं, और फिर जो है मैं इनको कहते हैं प्रॉम्प्ट के साथ लैंग्वेज मॉडल को दे सकता हूँ। मेरी प्रॉम्प्ट जो है वो ये है, ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो कि समझा रहा है कि उसको क्या करना है, और ये मेरा क्वेश्चन है जो मैंने उससे पूछा है ना कि पेरिस में टेम्परेचर क्या है। So I put this into the language model. The input tokens look like this, right? So ये input tokens हैं, ये आपका स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस स्पेशल टोकन है। हर लैंग्वेज मॉडल जो ट्रेन होता है वो स्पेशल टोकन्स के साथ ट्रेन होता है, डिपेंडिंग ऑन, अगर फॉर एग्जांपल आप क्वेन 3 लैंग्वेज मॉडल देखते हैं, एक सेकेंड, ओके, तो इधर जो लैंग्वेज मॉडल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये वाला है, 600 मिलियन पैरामीटर लैंग्वेज मॉडल। अगर आप हगिंग फेस की इसकी लैंग्वेज मॉडल की फाइल में जाएंगे ना, तो config डॉट जेसॉन, यहाँ पे ये इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसके टोकनाइजर कॉन्फ़िग में जाएंगे तो ये आपको स्पेशल टोकन्स भी दिखा देगा, जो मैं अभी दिखा रहा था ना, स्टार्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, या ये सारे ये मॉडल जो है वो ट्रेन हुआ है इनके साथ ना। And so these are the 2 important ones. Tool call start token and tool call end token. ये लैंग्वेज मॉडल जो है वो ट्रेन हुआ है इनको इस्तेमाल करने के लिए। जब वो टूल कॉल शुरू करेगा और टूल कॉल खत्म करेगा तो ये आपको बता देगा कि ये टूल कॉल की शुरुआत है और ये टूल कॉल की एंड है। और फिर आप उसको पार्स कर सकते हैं जब आप लैंग्वेज मॉडल के आउटपुट देख रहे हैं ना। तो ऐसे ही जो मैं इनपुट दे रहा हूँ लैंग्वेज मॉडल को, मैं बता रहा हूँ कि ये आपका स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस है, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है आपकी, और फिर ये फुल सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है एक्चुअली मॉडल को सिखा रही है कि टूल यूज कैसे करते हैं, कौन से टूल्स हैं दैट इट हैज एक्सेस टू, और जब टूल यूज करना है तो वो कैसे एक्चुअली फॉर्मेट करना है टूल। सो you actually prompt the language model to tell it how to do tool calling. You start off the tool call with a open tool call tag जो कि यहाँ से आया है ना। ये रैंडम टोकन नहीं है, ये एक्चुअली क्वेन 3 का टूल कॉलिंग टोकन है जो कि यहाँ पे है, जो कि आप उसकी कॉन्फ़िग जेसॉन में पढ़ सकते हैं।
ये टूल कॉल स्टार्ट करें, आपका JSON टूल कॉल का जो कि फंक्शन नेम है एंड आर्ग्यूमेंट्स जो आपको फंक्शन के अंदर देने हैं वो बताएं, और फिर टूल कॉल फिनिश हो जाएगा। तो आपने एक तरह से उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में बता दिया है कि अगर क्वेश्चन जो है इट रिक्वायर्स अ टूल कॉल, आप इस तरह से टूल कॉल करें, और फिर आप मुझे बताएं कि ये टूल कॉल करनी है, मैं टूल कॉल एग्जीक्यूट करके आपको रिस्पॉन्स दूंगा, और फिर इस्तेमाल कर सकता है लैंग्वेज मॉडल ना। एंड देन दिस इज द यूजर रोल, और ये आपका क्वेश्चन है। और फिर अगर आप ये जो इनपुट टोकन्स हैं लैंग्वेज मॉडल को देंगे, फिर आप देखें कि आउटपुट क्या आता है, तो ये आउटपुट आता है। क्योंकि ये लैंग्वेज मॉडल जो है वो हाइब्रिड थिंकिंग मॉडल है, क्वेन 3 के जो मॉडल्स आए थे वो हाइब्रिड थिंकिंग थे, आप उनको थिंकिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस केस में वो थिंक कर रहा है, लेकिन इमीडिएटली थिंक टैग जब खत्म होता है ना, तो वो टूल कॉलिंग शुरू कर देता है, क्योंकि हमने उसे इंस्ट्रक्ट करा हुआ है और वो ट्रेन हुआ हुआ है कि टूल कॉलिंग कैसी करनी है। तो वो कहता है कि ओके, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन आई हैव टू कॉल अ टूल, और क्योंकि उसके पास सिर्फ दो टूल्स हैं, दिस गेट वेदर, गेट टेम्परेचर एंड गेट विंड स्पीड टूल, वो यहाँ पे बताएगा कि कौन सा टूल कॉल करना है। तो गेट टेम्परेचर टूल यूज करना है, एंड द आर्ग्यूमेंट्स आर पेरिस फ्रांस एंड यूनिट्स आर फ़ारेनहाइट। और इस केस में वो बेसिकली this is the first step. This first tool call is it tells you that it wants to call this tool, and now it's the software or the developer's job to call the tool, take the answer. So in this case, the answer for this tool is going to be running this Python function and then returning this 22 to the language model. और फिर language model जो है वो इस यहाँ पे 14 है, लेकिन उस फंक्शन में 22 था, उसको इस्तेमाल करेगा और आपको एक फाइनल आंसर देगा। तो इस तरीके से अगर आप इसी कोड को समझें ऑन अ टोकन लेवल, यू पुट द टोकन्स इनटू द लैंग्वेज मॉडल जो है वो टोकन आउटपुट देता है, और इसके अंदर जो है आपका टूल यूज होता है। और क्योंकि वो स्पेशल टैग्स हैं टूल के शुरू में और टूल के आखिर में, आप एक्चुअली पार्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को ये जेसॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फिर आप उसको रन कर सकते हैं कि ये अगर फंक्शन में कॉल करूं पाइथन का, तो आउटपुट क्या आएगा, और फिर वो उसके आउटपुट को आप लैंग्वेज मॉडल को दे सकते हैं। और आप वापस कैसे देते हैं उसको लैंग्वेज मॉडल को, बेसिकली आपका जो ये लैंग्वेज मॉडल का कोड है, आपकी एक तरह से ये मैसेजेस जो हैं वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये जो मैसेजेस आपकी लिस्ट है, उसके अंदर आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट है, यूजर है, और फिर एक टूल भी आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट जो आपका असिस्टेंट मैसेज होगा वो उस टूल को देखेगा और इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से जो आपकी स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट है वो एक तरह से आपकी एक कॉन्टेक्स्ट लिस्ट ऑफ मैसेजेस है, जिसके अंदर सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इनिशियल यूजर क्वेश्चन है, टूल यूज है, टूल की रिस्पॉन्स है, एंड द फाइनल आंसर एज वेल। तो एक तरह से ये सारी चीजें जो आपकी हो रही हैं एक के बाद एक, टूल यूज होना, टूल का आंसर और रिस्पॉन्स आना, वो सारी चीजें जो हैं आप कॉन्टेक्स्ट में अपेंड करे जा रहे हैं। और इस वजह से जो आपके नए लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं जो कि 200,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन कॉन्टेक्स्ट लेंथ है उनकी, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कर्सर या क्लाउड कोड इस्तेमाल करते हैं और आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हैं वो सेम मैसेजेस लिस्ट में अपेंड हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक टर्न है ना। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स से आप उससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो इट हैज टू कॉल मोर टूल्स, and all of that tool use and response gets appended to the same context or same messages list. And so if you think about the entire complex set of tools that it has to use, all of it is appended to the same messages list.
this context. So after one turn, it has the system prompt, जो human question था, जो first tool था, tool का response जो है वो उसके messages list में append हो चुका है. Second turn में second tool use का response जो है वो उसके आपके messages में append हो चुका है. For any complex task तकरीबन 50 डिफरेंट टूल यूज करने पड़ते हैं लैंग्वेज मॉडल को ना. तो अगर आप कर्सर में उसे कोई क्वेश्चन पूछते हो या क्लाउड कोड में कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो उसे देखोगे कितने टूल्स यूज कर रहे हैं आंसर देने से पहले, एनी रियल टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क रिक्वायर्स 25 to 50 consecutive tools, and each tool adds to the context. तो इस वजह से any agent needs to use the context well, and this is why जो whole field of prompt engineering or context engineering है वो यही है कि जो करंट स्टेट है आपका वो उसे कैसे प्रिजर्व करो, लैंग्वेज मॉडल उसको कैसे पढ़ेगा. अगर आप फॉर एग्जांपल शुरू में लैंग्वेज मॉडल जो है वो रीड करता है, फुल रिपोजिटरी आपकी रीड कर लेता है और अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो सैचुरेट कर लेता है, पूरा इस्तेमाल कर लेता है, तो इवन नेक्स्ट टर्न में अनयूजेबल हो जाएगा ना. तो उसको कैसे कॉन्टेक्स्ट को इंजीनियर करना है, मैनेज करना है, वो बेसिकली पूरी फील्ड बन चुकी है. इवन अगर आप कर्सर यूज करेंगे तो वो आपको दिखा देता है कि कितनी कॉन्टेक्स्ट आपकी रह चुकी है ना. आपने 70% कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया है, फिर जब आप 100% हिट करेगा तो वो एक तरह से कंप्रेशन करेगा, समराइज करेगा और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं. ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो अगर ये अच्छा, ये क्वेश्चन आया है इसमें आई थिंक भविष्य राज ने पूछा है, सपोज आई ट्रेन माय एजेंट्स ऑन पास्ट 1 year जजमेंट्स और फाइनल वर्डिक्ट्स गिवन बाय या जज, देन हाउ माय एजेंट विल परफॉर्म, व्हाट्स योर ओपिनियन? ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट वन आया है, हाउ वी गेट द टोटल कॉस्ट पर टूल यूसेज क्वेरी. ये सेकंड क्वेश्चन है. Yeah. So so maybe I'll ये सेकंड क्वेश्चन पहले लेते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. अगर आप लैंग्वेज मॉडल्स को देखते हैं कि वो कैसे आप टूल यूसेज क्वेरी है, तो टूल यूसेज में जो है वो दो कॉस्ट आ सकती हैं. फर्स्ट जो लैंग्वेज मॉडल की कॉस्ट है, तो अगर आप लैंग्वेज मॉडल देखते हैं, लैंग्वेज मॉडल इज जस्ट टूल टोकन्स इन टोकन्स आउट, राइट. तो जो टोकन्स इन जा रहे हैं ये आपकी इनपुट टोकन्स हैं. हर लैंग्वेज मॉडल की अगर आप ओपन एआई या क्लॉड या ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप इनपुट टोकन्स की पैसे दे रहे हैं एंड आउटपुट टोकन्स के पैसे दे रहे हैं. तो ये जो आउटपुट टोकन्स आ रहे हैं ना, और every input token and every output token, let's say you have some associated cost with that. तो जब टूल यूज होता है वो इट्स टोकन्स इन टोकन्स आउट, तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी कॉस्ट. ये जो है वो टोकन कॉस्ट आ गई. फॉर एग्जांपल लेट्स से जो GPT 5.2 है वो $1.75 फॉर एवरी 1 million tokens in and $14 for every 1 million tokens out है. इनपुट आउटपुट टोकन जो है वो डिफरेंट कॉस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 10 times मोर एक्सपेंसिव होते हैं आउटपुट टोकन्स. ये तो आपकी टोकन कॉस्ट आ गई. सेकंड जो है, क्योंकि टूल्स जो हैं वो एपीआई कॉल्स, फंक्शंस हो सकते हैं, तो उसकी भी हो सकता है प्राइस हो. इफ एन एपीआई और कॉल इज नॉट फ्री तो आपको वो भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इस टूल कॉल में. ज्यादातर जो है वो पाइथन फंक्शन रन करना फ्री होता है तो उसमें कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होती. लेकिन अगर कोई टूल जो है वो एक्सपेंसिव है तो उसकी भी कॉस्ट आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी. तो इस तरीके से हर क्वेश्चन का आपका मतलब हर स्टेप का, हर टूल यूज का जो है वो आप एक कॉस्ट समझ सकते हैं. एक और चीज है, क्योंकि हर आपकी टूल यूज जो है वो एक तरह से अपेंड हो जा रही है, आपकी जो मैसेजेस लिस्ट है वो बड़ी से बड़ी हो जाएगी. हर दफा आपको सेम पैसे नहीं देने पड़ेंगे.
क्योंकि एक केवी कैशिंग होती है, प्रॉम्प्ट कैशिंग होती है, जिसमें ये सारे प्रोवाइडर्स जो हैं क्या करते हैं कि अगर सेम टोकन्स आप बार बार इनपुट दे रहे हैं लैंग्वेज मॉडल को, और तो वो कैश कर लेंगे उन टोकन्स को, और फिर आपको डिपेंडिंग ऑन कौन प्रोवाइडर है एनीवेयर फ्रॉम 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट से 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट देनी पड़ेगी उन टोकन्स के लिए। तो क्योंकि ये एजेंट्स जो हैं वो बार बार सिमिलर आपके टोकन्स दे रहे हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर एग्जांपल सेम है, सेट ऑफ टूल्स सेम है, पहली दफा आप फुल प्राइस देंगे और फिर उसके बाद जो है आप वो 10% 50% टोकन प्राइस देंगे ना। तो शुरू में जो है वो एक दफा कैश होगा और फिर उसके बाद आपको लो प्राइस पे मिलेंगे वही टोकन्स। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली थोड़ा सा अगर बैकअप करता हूँ, ट्रेनिंग जब आप लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हैं तो आप क्या क्या सिखा रहे हैं उनको। आप बेसिकली उनको ये सिखा रहे हैं कि जैसे जब हम टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं ना, कि ये क्वेश्चन है, पास्ट पास्ट एग्जाम के हम क्वेश्चन देखते हैं ना कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। हम एक तरह से अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि जब एग्जाम पे हम ये क्वेश्चन देखें तो हमें किस तरह का आंसर करना है ना। तो ट्रेनिंग में भी आप लैंग्वेज मॉडल्स को यही कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि ये जब आप इस तरह के क्वेश्चन देखो तो ऐसे टोकन्स आपको आउटपुट करने हो। लेट्स से आपके पास हजारों पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो आप उनको बेसिकली ये समझा रहे हो कि जब इस तरह के क्वेश्चन देखो तो इस तरह के टोकन्स आप आउटपुट करो ना, बिकॉज इट्स ओनली टोकन्स इन टोकन्स आउट। आप उनको एक तरह से ये पैटर्न सिखा रहे हो कि जब ये टोकन्स आपके इनपुट आए तो इन टोकन से आप रिस्पॉन्ड करना है ना। तो जो क्वेश्चन था जिसमें ये था कि अगर लास्ट ईयर ऑफ रूलिंग्स आपने उस पे फाइन ट्यून कर लिया है लैंग्वेज मॉडल या ट्रेन कर दिया है, तो एक तरह से आप उसके लैंग्वेज मॉडल को थोड़ा स्पेशलाइज कर रहे हो कि इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड करना है। ज्यादातर जो है आप वो फॉर्मेटिंग और स्टाइल सिखा रहे हो लैंग्वेज मॉडल को। जो आप नॉलेज डाल रहे हो वो इतनी यूजफुल नहीं होगी लैंग्वेज मॉडल के लिए। ज्यादातर जो है वो जो आप नॉलेज डाल रहे हो वो प्रॉम्प्ट के अंदर डाल सकते हो, इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि ये पिछले साल में ये 5 से 10 रूलिंग्स हैं जो कि इस क्वेश्चन में इस रूलिंग के लिए रेलिवेंट हैं। वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है नॉलेज इंजेक्ट करना लैंग्वेज मॉडल्स में। फाइन ट्यूनिंग और ट्रेनिंग जो है वो लैंग्वेज मॉडल को फॉर्मेटिंग और आपकी एक स्टाइल सिखाने में ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो अगर आपको पिछले 1 साल की इंफॉर्मेशन देनी है लैंग्वेज मॉडल को तो ट्रेनिंग जो है वो हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप उन रूलिंग्स में से रिट्रीव करके जो रैग सिस्टम आप बिल्ड करते हैं उन 1 साल की रूलिंग में से आप रिट्रीव करके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट में डाल दें, वो ज्यादा एफिशिएंट तरीका है ये अकॉम्प्लिश करने का। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? बस एक सवाल था एजेंट्स के अराउंड। जैसे आपने शुरू में एक बात की थी कि अगर कोई भी ऐसा एलएलएम है जो कि टास्क को अकम्प्लिश कर रहा है विद मल्टीपल टूल कॉल्स, यानी कि या एट द एंड ऑफ द गोल को अचीव कर रहा है, तो वो ही एजेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक एलएलएम को टास्क देता हूँ और आजकल टूल कॉलिंग एजेंट्स हैं और रिकर्सिव टूल कॉलिंग भी कर लेते हैं, तो क्या या वो एजेंट बन जाएगा या एजेंट के लिए कुछ खासियतें और होनी चाहिए, जैसे मेमोरी अलग हो, उसकी चीजें अलग हो? या तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एजेंट क्या है और लैंग्वेज मॉडल क्या है, और या तो लैंग्वेज मॉडल ही एजेंट है या लैंग्वेज मॉडल के अलावा और कोई चीज है जो उसको उसी लैंग्वेज मॉडल को एजेंट बना देती है। तो जिस तरह से मैं समझता हूँ ना, एक सेकंड, एक और मैं ये शेयर करता हूँ। लेट्स सी। तो इसमें लैंग्वेज मॉडल के अराउंड जो आपका फुल एनवायरनमेंट है ना, ये एक स्लाइड में ये दिखाता हूँ जो कि इसको इसको समझा सकती है। जो आपका जो लैंग्वेज मॉडल है वो बेसिकली एजेंट का ब्रेन है, एक तरह से आप समझ लेना। उसको जो है टूल्स नजर आ रहे हैं कि ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको एनवायरनमेंट नजर आ रहा है कि ये मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और इन टूल्स को मुझे इस्तेमाल करना है सॉल्व करने के लिए।
उसके अलावा ये जो पूरा इन्वायरमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आप कर्सर इस्तेमाल कर रहे हैं या क्लाउड कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंट जो है वो सिर्फ लैंग्वेज मॉडल नहीं होता। लैंग्वेज मॉडल है और उसके अराउंड जो सॉफ्टवेयर है या स्कैफोल्ड है, जो टूल्स हैं, वो भी एजेंट की हिस्सा होता है। तो लैंग्वेज मॉडल बाय इटसेल्फ जो है वो एजेंट नहीं है। लैंग्वेज मॉडल बाय इटसेल्फ जो है वो बेसिकली ये है, आपका एक तरह से बस सिंपल टोकन इन टोकन आउट मशीन है, ये एजेंट नहीं है। ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर दे देगा, ये टूल्स यूज नहीं कर सकता। एजेंट बनाने के लिए आपको टूल्स देने पड़ते हैं, और ऑल्सो सॉफ्टवेयर या क्लाइंट साइड जो जो आपको वो उन टूल्स को एग्जीक्यूट करने की फंक्शनैलिटी वो भी देनी पड़ती है आपको एजेंट के लिए ना। तो अगर कर्सर का मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तकरीबन हर दिन इस्तेमाल करता हूँ। कर्सर में लैंग्वेज मॉडल आप चूज करते हैं, आपको कौन सा लैंग्वेज मॉडल यूज करना है, लेकिन आप उसके अंदर फिर ये भी देखते हैं कि जब आप उसको टास्क देते हैं तो वो 20 से 25 डिफरेंट टूल्स हैं जो कि कर्सर जो आईडी है वो उस लैंग्वेज मॉडल को देती है। और जब लैंग्वेज मॉडल कहता है कि मुझे सर्च करना है कोड को, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सर्च करवाता है, रिस्पॉन्स देता है, कॉन्टेक्स्ट में डालता है ना। तो जो एजेंट जो है वो सिर्फ लैंग्वेज मॉडल नहीं है, वो टूल्स भी है। उसके अलावा आपके जो लूप है वो भी है। अगर लैंग्वेज मॉडल पहला टूल यूज करता है, उस टूल को एग्जीक्यूट करना सॉफ्टवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट में अपेंड करता है, फिर लैंग्वेज मॉडल को देता है। लैंग्वेज मॉडल जो है वो नेक्स्ट टूल यूज करता है। द इंटायर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो कि लैंग्वेज मॉडल को इनेबल करता है टूल यूज करने को, और जो टूल्स है उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करके उनका रिस्पॉन्स लैंग्वेज मॉडल को देना, वो सब एजेंट में आ जाते हैं। वो एक तरह से स्कैफोल्डिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। और ज्यादातर जो टूल्स हैं ये वेल एस्टेब्लिश टूल्स हैं। ग्रेप फॉर एग्जांपल बहुत बहुत आई थिंक वेल अंडरस्टूड पुराना सॉफ्टवेयर टूल है, जो कि आप इवन विदाउट लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है कहीं पे भी अपनी फाइल्स में, आप जो है वो नाउ लैंग्वेज मॉडल्स को वो टूल्स इस्तेमाल करने की एबिलिटी दे रहे हैं ना। तो जिस हिसाब से मैं एजेंट्स को समझता हूँ, वो बेसिकली सिर्फ लैंग्वेज मॉडल्स नहीं है, वो टूल्स भी हैं, वो सॉफ्टवेयर है, वो सारा फुल पैकेज है जो कि उन लैंग्वेज मॉडल्स को टूल्स को कॉल करने के और अपने एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करने की और उससे उसके साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी देता है। ओके, तो मतलब ये नहीं कि एक एग्जांपल है जैसे कि एजेंट सरवाइव कर सकता है अलग से इंडिपेंडेंटली, और एलएलएम अगर मैं उसको कहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मतलब क्या हर हर काम एजेंटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या नॉन एजेंटिक फ्लेवर भी एप्लीकेबल है और एजेंटिक फ्लेवर अलग है, उसके यूज केसेस अलग हैं? नहीं, कब उसको एजेंटिक करना चाहिए? या तो एक एजेंटिक क्या है और नॉन एजेंटिक क्या है? एजेंटिक जो है वो ये हो जाता है कि अगर आप लैंग्वेज मॉडल को 20 25 30 टूल्स दे दें और आप उसको एक क्वेश्चन दे दें, और फिर लैंग्वेज मॉडल जो है वो डिसाइड करे कि कौन सा टूल कब यूज करना है। दिस इज दी बिकॉज आप उस लैंग्वेज मॉडल को एजेंसी दे रहे हैं, एक तरह से फ्रीडम दे रहे हैं कि कौन सा टूल कब यूज करना है। लैंग्वेज मॉडल को वो ट्रेन हो चुका है, और आप उसको डिफरेंट क्वेश्चन देंगे, वो डिफरेंट टूल्स यूज करेगा ना। ये एक तरह से आप लैंग्वेज मॉडल को एजेंसी दे रहे हैं, इस तरह से वो एक एजेंटिक एप्लीकेशन बन गई है आपकी। उसके दूसरी साइड पे अगर आप लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं और आप उसको एक वर्क फ्लो में डाल रहे हैं बेसिकली, जो कि आपके वो इट्स नॉट फ्री टू यूज एनी टूल इट वांट्स, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको एक क्वेश्चन देते हैं और फिर आप उसका आंसर लेते हैं, और फिर वो जो है आप नेक्स्ट लैंग्वेज मॉडल को देते हैं या आप नेक्स्ट फंक्शन को देते हैं ना। तो इस सेकंड केस में लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक छोटा पीस है लार्जर वर्क फ्लो में, और वो जो लार्जर वर्क फ्लो जो है वो काफी रिजिड है। फॉर एग्जांपल आपके पास इफ देन एल्स या एल्स इफ टाइप लूप है, उसमें जो है वो लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक तरह से एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी
आपकी पूरी कर रहा है। वो ये नहीं सोच सकता कि मुझे ये 50 टूल्स यूज करने हैं, एक के बाद एक उनकी रिस्पॉन्स देखनी है और ऐसे मुझे आंसर मिल रहे हैं ना। तो ये दो डिफरेंट पैराडाइम्स हैं। एक तो ये पैराडाइम है कि क्वेश्चन आप लैंग्वेज मॉडल को दो, सारे टूल्स दे दो और वो एक के बाद एक इस्तेमाल करके आपका फाइनल आंसर दे। ये एजेंटिक एप्लीकेशन में आ जाता है। और दूसरी साइड पे ये है कि आपका एक रिजिड वर्कफ्लो है जो कि जिसके अंदर आप एक लैंग्वेज मॉडल कॉल डाल सकते हैं, लेकिन जो इनपुट एंड आउटपुट है वो पार्स करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वर्कफ्लो को दे देते हैं। और वो जो स्टेप्स ऑफ द वर्कफ्लो जो है वो हर दफा सेम ही होंगे। तो ये डिफरेंट टू डिफरेंट पैराडाइम्स हैं। कौन सा कब इस्तेमाल करना है वो बेसिकली डिपेंड करता है टास्क क्या है ना आपकी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेल अंडरस्टूड वेल स्ट्रक्चर्ड टास्क है जो कि क्लासिकल टास्क है, जिसमें आपको पता है कि रिगार्डलेस ऑफ क्या आपका क्वेश्चन है, ऑलवेज मुझे ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स करने हैं, देयर इज नो अदर स्टेप दैट आई हैव टू डू। तो उसके अंदर आपको एजेंटिक कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करनी लैंग्वेज मॉडल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एजेंटिक कैपेबिलिटीज में कभी कभार लैंग्वेज मॉडल जो है वो मिस्टेक भी कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको पता है कि फिफ्थ स्टेप में ये 3 चीजें कर सकते हैं, तो आप लैंग्वेज मॉडल को एबिलिटी ही ना ही दो कि वो फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स चीज करे ना। एक तरह से आप उसकी स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो इसमें आपकी मिस्टेक्स कम आएंगी, लेकिन आप क्या लूज कर रहे हो इसमें, अगर आपका टास्क कॉम्प्लेक्स है और आपको ये नहीं पता कि कौन सी कहते हैं 3 चीजें आपको नेक्स्ट करनी है, लैंग्वेज मॉडल को ऑन द स्पॉट डिटरमिन करना है कि नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए। डिफिकल्ट टास्क के लिए ज्यादातर यही होता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द टास्क यू नॉट श्योर कि 10th स्टेप के बाद आपको क्या करना है या 15th स्टेप के बाद आपको क्या करना है। जब आप वहां पे उस स्टेप पे पहुंचते हो तब आपको डिटरमिन कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द टास्क आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे लैंग्वेज मॉडल को इन ए नॉन एजेंटिक वे इस्तेमाल करना है या मुझे लैंग्वेज मॉडल को इन एन एजेंटिक वे इस्तेमाल करना है। ज्यादातर जो इंडस्ट्री में अब एप्लीकेशंस आ रही हैं वो ये है कि ओपन एंडेड टास्क है, लैंग्वेज मॉडल के पास 20 30 टूल्स हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको ट्रेन किया हुआ है कि जब ये टास्क आ रहा है, अगर कस्टमर आता है और उसको रिटर्न करना है प्रोडक्ट, तो वही लैंग्वेज मॉडल जो है वो उन 20 टूल्स में से 5 टूल्स को इस्तेमाल करेगा और बाकी टूल्स जो है वो इररेलेवेंट हो जाएंगे ना उस टास्क के लिए। तो अगर आपको ओपन एंडेड थोड़ा सा जनरल पर्पस एप्लीकेशन बनानी है तो एजेंटिक ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको रिलायबल रिजिड वर्कफ्लो सेटअप बनाना है तो आपको एजेंटिक एप्लीकेशन नहीं चाहिए। And you don't have to give the language model access to all of the tools so that it can make mistakes. तो वो डिपेंड करता है आपके टास्क पे ना, क्या आपके मतलब फाइनल गोल को अकॉम्प्लिश कर देगा। अगर आपको एजेंटिक की जरूरत नहीं है, आपका टास्क कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एजेंटिक में सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं है, उसके अंदर बुरा ये भी है कि अगर लैंग्वेज मॉडल जो है वो गलत टूल कॉल कर देता है, यू कैन गेट द रॉन्ग आंसर। इफ यू हैव a workflow where you know you have to do one step after the other, there's no way that the language model can do something that's incorrect or take the wrong step, because you're enforcing the workflow one step after the other. So a non-agentic is actually safer, but it's less capable of doing difficult tasks where it has to make decisions on the spot. ऑलराइट। अच्छा, आजकल एक मैंने ट्रेंड देखा है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एजेंट्स आ गए। यानी कि आपको ओपन एआई भी अपनी चैट के अंदर ऑप्शन देता है कि आप रिसर्च को लगा दें और वो आपको बोलता है कि यू कैन नाउ स्विच द विंडो, आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। या इंडिपेंडेंट 25 30 एजेंट, अभी आजकल एक कल्चर चला हुआ है कि आप छोड़ दें और वो कोई आपका यूआई बना रहा है, कोई आपका कुछ कर रहा है। तो Yeah. ये भी एक सिलसिला है। तो इनमें क्या फर्क है, मतलब लाइक व्हाट इज द बेस्ट थिंग, लाइक इट इज अ बेटर एक्सपीरियंस और इट इज समथिंग एल्स? Yeah, I think ये आपका बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका टास्क क्या है। अगर आप डीप रिसर्च देखें या अगर आप कोडिंग देखें, वो जो मैंने चार्ट पहले दिखाया था कि वाई एक्सिस पे दिखाता है कि कितना लॉन्ग होराइजन टास्क है। अगर डीप रिसर्च टास्क है
जो कि मे बी 50 to 100 डिफरेंट रिसोर्सेज पुल करता है, सोर्सेज पुल करता है, और फिर उनको स्टडी करता है, एक रिपोर्ट बनाता है जो कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंज्यूम करता है। अगर काफी लॉन्ग होराइजन टास्क है जो कि ह्यूमन को मे बी 5 to 10 आवर्स लगेंगे ये रिपोर्ट बनाने में, तो वो एक तरह से आपकी एसिंक जॉब है जो कि आप क्वेश्चन सबमिट करा देंगे। मे बी जो है इनिशियली लैंग्वेज मॉडल आपसे पूछेगा कि इससे आपका क्या मतलब है, ये मैं ये करूं या ये करूं, या इस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, ये क्लैरिफिकेशन पूछ लेगा। और फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली आप प्लान डिटरमिन कर लेगा अपनी 50 to 100 स्टेप्स का, जो कि स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट करता रहेगा ना। तो जो लॉन्गर मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं वो एसिंक ज्यादा एक तरह से एसिंक वर्कलोड होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो हर स्टेप पे क्या कर रहा है, लेकिन जब तक वो फाइनल स्टेप पे नहीं पहुंचेगा तो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं होगा ना। तो अगर आप एक डीप रिसर्च एजेंट लॉन्च करते हैं तो इंटरेस्टिंग है कि वो कौन सी रिसोर्सेज पुल कर रहा है, स्टडी कर रहा है उनको, लेकिन आप एक तरह से जा सकते हैं और वो खुद ही रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और फिर आपको जब फाइनल रिपोर्ट दे देगा वो आप पढ़ लेंगे ना। तो वो आपके टास्क पे डिपेंड करता है। ज्यादातर जो अब ये कर्सर है फॉर एग्जांपल अपने लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंट्स लॉन्च करा है, एक एडिटर मोड है और एक एजेंट मोड है उनका सेम प्रोडक्ट में ना। अगर आपके पास रिपो है और लॉन्ग स्टैंडिंग टास्क है, आप उसको दे दें, और वो एजेंट जो है वो एक तरह से टूल यूज रिकर्सिवली करेगा, और जब तक वो डिटरमिन नहीं करेगा कि फाइनल आंसर आ गया है वो जाता रहेगा। एडिटर मोड जो है वो एक तरह से ज्यादा ह्यूमन इन द लूप के लिए फ्रेंडली है। आप उसको बताते हो कि ये करो, और फिर अगर आपको नजर आ जाता है कि वो सही नहीं कर रहा तो आप इंटरजेक्ट कर सकते हो कि ये गलत किया है, या ये नेक्स्ट करो ना, या एक स्टेप वापस लो और फिर दोबारा करो। तो डिपेंडिंग ऑन के आपको कितनी हैंड्स ऑन टास्क करना है और कितना हैंड्स ऑफ रहना है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि एसिंक कर दें, मल्टीपल एजेंट्स वो लॉन्च करेगा, एक एजेंट जो है वो एक पार्ट करेगा और उसका रिस्पॉन्स आएगा, वो मेन एजेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर एक दूसरा एजेंट लॉन्च कर देगा। तो वो आपके टास्क पे डिपेंड करता है, और ऑल्सो आप कितने मतलब कितना ट्रस्ट करते हैं कि वो एक तरह से लॉन्ग चेन ऑफ टूल्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता ना। तो जो कोडिंग में ज्यादातर जो अगर आप लेट से 5 या 6 एजेंट्स को लॉन्च करते हैं और फिर उनको एक फाइल में कनेक्ट कर देते हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि एक एजेंट क्या कर रहा है, कौन सी पार्ट ऑफ द कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि बाकी एजेंट जो है वो सेम पार्ट को मॉडिफाई नहीं करें। सिमिलर टू अगर आप 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिपो को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अगर वो बीच में कम्युनिकेट करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और फिर एक मतलब वर्जन कंट्रोल भी करना पड़ता है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड को मर्ज बैक इन करना है मेन में जो आपकी सोर्स ऑफ ट्रूथ है ना। तो मेनली आई वुड से कि आपकी वर्कलोड पे डिपेंड करता है, और कितनी आप ट्रस्ट करते हैं कि मतलब 100 डिफरेंट टूल कॉल्स कर सकते हैं वन आफ्टर द अदर और स्टिल करेक्ट आंसर वापस आएगा ना। जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप थोड़े से ह्यूमन इन द लूप सुपरविजन देते हैं। जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जहाँ पे ये लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन हुए हुए हैं, सर्च करके उसके रिस्पॉन्स को इनकॉर्पोरेट करने का और फिर नेक्स्ट सर्च करने में, फिर आप उसमें एक तरह से डीप रिसर्च टूल में आप हैंड्स ऑफ हो सकते हैं और वो एसिंक सबमिट करा सकते हैं जो। यानी कि कॉस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने नेक्स्ट मीटअप के 6 स्पीकर ढूंढे, तो मैंने उसको डीप रिसर्च में दे दिया, वो बेचारा गलत भी ले आया तो चलेगा, मैं दोबारा भेज दूंगा। लेकिन अगर उसने मेरा कोड मॉडिफाई कर दिया तो शायद 100 स्टेप के बाद मैं उसको करूंगा तो रिवर्ट तो हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल है इतनी सारी डॉलर की कॉस्ट चार्ज हो जाएगी। एग्जैक्टली इट्स या इट डिपेंड्स ऑन के जॉब क्या है और कितनी आपको मतलब इनिशियल, लेट्स से आपका कोड वो खराब कर देता है तो एक तरह से आपको ज्यादा टाइम लगेगा देखने के कौन से कमिट में खराब हुआ और कितने मुझे रिवर्ट करने हैं। अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग टास्क पे आपको स्पीकर पे वो सर्च करना है तो वो 10 स्पीकर लाता है, उनमें से 5 या 6 जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो इवन इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है ना। तो इसी तरीके से जब मैं कोडिंग एजेंसी इस्तेमाल करता हूँ तो काफी हैंड्स ऑन रहता हूँ।
क्वेश्चन पूछता हूँ कभी भी, मतलब एक तरह से एजेंट को छोड़ नहीं देता हूँ कि वो 1 घंटे बाद आके बता दे कि कहाँ क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ ना। एक तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना पड़ता है उन एजेंट्स को। परफेक्ट, तो मेरा ख्याल है ग्राउंड सेट है आपके अगले सेगमेंट के लिए, तो आप प्रेजेंट कर रहे थे। या तो जो नेक्स्ट, लेट्स सी, ओके, जो लास्ट पार्ट है वो बेसिकली मैं ये मतलब प्रैक्टिकली जब आप एजेंट्स बिल्ड करते हैं, एक सेकंड में, हाँ, प्रैक्टिकली जब आप एजेंट्स बिल्ड करते हैं तो किस किस क्या क्या चीजों पे आप फोकस करते हैं ना। तो अगर आप सोचें कि कोई सा भी इंटरेस्टिंग टास्क है, एक तरह से समझ लें कि 50 डिफरेंट टूल कॉल्स हैं इसमें। अगर मैं आपको कोई मुश्किल टास्क देता हूं तो आप भी 50 डिफरेंट चीजें करेंगे बीच में ना, मे बी गूगल सर्च करेंगे, आपको एक रिसोर्स मिलेगी, आप उसको पढ़ेंगे, उसकी नोट्स बनाएंगे, नेक्स्ट जो है वो आप एक प्रोग्राम लिखेंगे या कुछ और सर्च करेंगे ना। तो कोई सा भी इंटरेस्टिंग टास्क जो है वो आपका एक तरह से ये 50 कंसेक्यूटिव टूल कॉल्स या 50 कंसेक्यूटिव स्टेप्स टेक करता है ना। तो अगर ये आप फॉर लूप देखें, ये जो एन इटरेशन लूप है, ये तकरीबन इंटरेस्टिंग टास्क के लिए 25 टू 50 लूप्स की इटरेशन आती है। और अगर लॉन्गर टास्क है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो मे बी इवन 100 टूल कॉल्स आ जाती हैं। अभी ये जो लास्ट किमी के टू मॉडल, थिंकिंग मॉडल इन्होंने रिलीज किया है मूनशॉट ने, उसमें उन्होंने रिलीज पोस्ट में बताया था कि वो 300 टूल कॉल्स कर सकता है, कंसेक्यूटिव टूल कॉल्स। तो यहाँ पे तो मैं 25 टू 50 टूल कॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो किमी के टू थिंकिंग मॉडल को ट्रेन किया था वो अप टू 300 टूल कॉल्स ट्रेन किया था। तो इस तरह से आप ट्रेंड देख सकते हैं कि मतलब जितना कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए, और हर स्टेप पे या तो आप डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं ना, तो वो जो अब नए स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स आ रहे हैं वो 100 to 300 डिफरेंट कंसेक्यूटिव टूल कॉल्स कर सकते हैं ना। और ये सब मतलब दे हैव टू बी ट्रेन टू डू दिस। इनिशियली जब 1-2 साल पहले जो लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे थे तो वो बेयरली 2-3 टूल कॉल कर सकते थे एक के बाद एक। अब जो है वो हंड्रेड्स ऑफ टूल कॉल्स आप कंसेक्यूटिवली कर सकते हैं। और वही सेम ट्रेंड जो कि मैं पहले बात कर रहा था, वो जो आपके लॉन्ग हराइजन टास्क जो है वो हर 6 to 7 मंथ डबल हो रहे हैं। वो इसलिए डबल हो रहे हैं क्योंकि आप ये चेन ऑफ टूल कॉल्स जो है आप ज्यादा लॉन्गर सस्टेन कर सकते हैं। तो जो पहली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि ज्यादातर आपके लैंग्वेज मॉडल प्रोवाइडर्स टेक केयर करेंगे इसका, वो ये है कि केवी कैशिंग का आपको काफी ख्याल रखना है। जो आपकी जो मैसेजेस लिस्ट है वो ग्रो होती रहेगी, हर टूल कॉल, हर मैसेज, हर स्टेप जो है वो आप उसमें अपेंड करते रहेंगे। तो अगर आप अपनी उस मैसेजेस लिस्ट को शुरू में अगर आपने मॉडिफाई कर दिया ना, तो जो पूरा जो आपका कैश बन रहा है प्रीवियस प्रॉम्प्ट का, वो टूट जाएगा और उसको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जब वो रिकैलकुलेट होगा तो आपको सिर्फ पैसे नहीं देने पड़ेंगे उन टोकन्स के, लेकिन टाइम भी लगेगा। जो पहली दफा कैलकुलेट होता है उसमें वो काफी टाइम लगता है। हर फ्यूचर स्टेप में वो कैश हो जाता है तो वो काफी काफी क्विक होता है ना। तो इफ यू फॉर एग्जांपल मॉडिफाई समथिंग, लेट्स से आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट सबसे ऊपर है और आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है कि हर सेकंड जो है वो टाइम स्टैम्प चेंज होता है, तो जब भी आप अपना लैंग्वेज मॉडल कॉल करोगे तो आपका टाइम स्टैम्प जो है वो चेंज हो जाएगा सिस्टम प्रॉम्प्ट में। और क्योंकि वो आपके टोकन्स जो है वो चेंज हो गए हैं, एवरी फ्यूचर टोकन जो है वो जो कैश हुआ है, जो की वैल्यू वेक्टर्स हैं ट्रांसफॉर्मर में जो कैश हुए हुए हैं, वो चेंज हो जाएंगे और वो केवी कैश जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा वो की वैल्यू मेट्रिसेस, और वो केवी कैश यूजलेस हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली अगर आप जितना प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट जो है वो टोकन्स फ्रीज कर सकते हैं उतना बेहतर है। इसमें जो है फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्वेशन 3 तक आपने बिल्कुल फ्रीज कर दिया, एंड एक्शन 4 एंड ऑब्जर्वेशन 4 जो कि नया है वो नया आ गया है,
ये पूरा आपका कैश हिट हो जाएगा और इस्तेमाल हो जाएगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लॉन्ग चेन ऑफ टूल कॉल्स कर रहे हैं तो आप प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट फ्रीज कर दें और उसको मॉडिफाई नहीं करें। काफी टाइम लोग क्या करते हैं कि टाइम स्टैम्प जो है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल देते हैं कि इस वक्त ये टाइम है एंड यू आर अबाउट टू चैट, और फिर बाकी दिखाते हैं ना, तो वो इमीडिएटली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जो है वो आपका केवी कैश ब्रेक हो जाएगा एंड एवरी सिंगल स्टेप हैज टू बी रिकैलकुलेटेड। और एक और चीज होगी कि जितने आप टर्न्स अंदर जाते रहेंगे ना, क्योंकि आपका ये सीक्वेंस लंबे से लंबा हो रहा है, जो की वैल्यू आपको ज्यादा की वैल्यू वेक्टर्स कैलकुलेट करने में उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो 50th स्टेप है वो बहुत स्लो हो जाएगा एज अपोज टू 28th स्टेप, और जो 10th स्टेप है वो ज्यादा फास्टर होगा। तो जितने ही कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, जितनी लंबी मतलब आपकी स्टेप होगी, वो आपका ट्रांसफॉर्मर जो आपका लैंग्वेज मॉडल है वो स्लो से स्लो होता जाएगा। एक और ये है, जैसे लोग एजेंट्स बिल्ड कर रहे हैं तो ये लर्न कर रहे हैं कि कैसे टूल्स मैनेज करने हैं ना। तो अगर एक तरह से आप ये सोचें कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपके पास डिफरेंट एक्शंस अवेलेबल हैं नेक्स्ट स्टेप पे लेने के लिए, एकदम से अगर मैं आपको बोल दूं कि यह एक्शन जो है आपके पास पहले 5 एक्शन थे और अब आपके पास सिर्फ 2 एक्शन है, 3 एक्शन जो है वो इमीडिएटली कैंसिल कर दूं या मैं निकाल दूं आपकी हिस्ट्री में से, तो हेलुसिनेशंस कॉज हो सकती हैं। तो आपको जो टूल्स जो हैं वो मैनेज करने हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, वो आपको सोच समझ के करने होते हैं बेसिकली। तो आप ये नहीं कर सकते कि शुरू में आपने उसको टूल ए बी सी दिखाया और फिर आपने 5th स्टेप पे आपने बी और सी गायब कर दिया और सिर्फ ए टूल दिखा दिया है ना। तो आपको क्या करना होता है कि बेसिकली मास्क करना होता है, वो वहां पे टूल है लेकिन जब आप लैंग्वेज मॉडल से टोकन्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसको कॉल नहीं करने दें। तो इस तरह से वो बेसिकली उस टूल की प्रीवियस यूसेज समझ सकता है कि उसने पहले टूल ए कॉल करा होगा लेकिन अब वो टूल कॉल नहीं कर सकता ना। तो एक एग्जांपल जो है जो कि जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक कस्टमर सर्विस एजेंट को कॉल करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं चैटबॉट से और उसने जो है आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो जो टूल्स उसको अलाउ करते हैं नए प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए, वो टूल्स डिसेबल हो जाएंगे। एक दफा जब वो रिटर्न मोड में आ जाता है तो कुछ टूल्स इनवैलिड हो जाते हैं, उनको उसको पता है कि ये टूल्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप उसको इस्तेमाल आप उसको इस्तेमाल नहीं करने देते वो वाले टूल्स ना। तो इस तरह से आपको अपनी स्पेस ऑफ टूल्स मैनेज करना इन एजेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बिकॉज सिर्फ आपके 2-3 टूल नहीं होते, ज्यादातर जो ये एजेंट एप्लीकेशंस हैं 20, 30, 40, 50 टूल्स हैं, और फिर कौन सा किस वक्त इस्तेमाल करना, ये एज अ प्रोग्रामर या एजेंट बिल्डर आपका काम है। लैंग्वेज मॉडल जो है अगर आपको 100 टूल दे देंगे उसे, तो एक ना एक टाइम पे वो गलत टूल इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप कंट्रोल करेंगे कौन से 5, 6, 10 टूल इस स्टेप पे वो इस्तेमाल कर सकता है, बाकी सब आप मास्क आउट कर दें, इनवैलिड कर दें, तो ज्यादा सक्सेसफुल एजेंट बन जाएगा वो। एक और ये है कि क्योंकि आप हर चीज जो है वो आप उसके अंदर अपेंड कर रहे हो, उसकी कॉन्टेक्स्ट में उसके मैसेजेस लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं अपना फाइल सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मेमोरी के लिए ना। यहाँ पे आप फाइल का रेफरेंस दे दें rather than storing the entire file. तो rather than having the entire file stored as the observation, आप यहाँ पे एक फाइल का लिंक दे दें, और जब वो रेलेवेंट होगा तो वो जो है लैंग्वेज मॉडल जो है वो वापस रिट्रीव करके करंटली अपनी मैसेजेस में ले आएगा। वो उसकी हिस्ट्री में हर दफा रिपीट नहीं होगी ना। तो दिस इज वन वे टू मेंटेन मेमोरी in the form of a file system. और एक और गुड एग्जांपल जो इसका वो है वो ये ओपन हैंड्स है, जो कि एक ओपन सोर्स कर्सर ओपन सोर्स कोडिंग एजेंट आप समझ सकते हैं। उसके अंदर एक्चुअली अगर आप यहाँ पे लिंक है नीचे क्लिक करेंगे तो वो कोड इम्प्लीमेंटेशन है उसकी डिफरेंट अपनी हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट को समराइज एंड मेंटेन करने की, जो कि बाद में देख सकते हैं।
ऑल्सो ये एक और अगर आप कर्सर या क्लाउड कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पता होगा कि जब शुरू में आप उसको एक टास्क देते हैं तो उसके वो ब्रेक डाउन कर लेता है कि ये टास्क करने के लिए मुझे ABCD ये सारे स्टेप्स करने हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि वो जब स्टेप ए खत्म हो जाएगा तो वो रिटरेट करेगा कि ओके स्टेप ए खत्म हो गया, अब मैं स्टेप 2 पे जा रहा हूँ। जब जब स्टेप 2 खत्म हो जाएगा तो मैंने स्टेप्स कर लिए, अब ये थर्ड स्टेप ये है। तो ये बार बार जो है उसकी जो टू डू लिस्ट है, जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो बार बार जो है वो रिफ्रेश करता रहता है। और वो रिफ्रेश इसलिए नहीं करता UI के लिए या ह्यूमन को दिखाने के लिए कि ये स्टेप हो गए और ये स्टेप आते हैं। वो एक्चुअली अपने कॉन्टेक्स्ट में रिफ्रेश करने के लिए, ताकि वो उसको अटेंड कर सके, इसलिए करता है। तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक दो स्टेप हो गए, वापस ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने कॉन्टेक्स्ट मैसेजेस में रिफ्रेश कर दिया है, ताकि जो थर्ड एक्शन है वो इसके कहते हैं गाइडेंस ले सके ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शुरू में जो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए और फिर आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्न में उसी इंस्ट्रक्शन पे आप रिलाई कर रहे हैं कि वो अभी भी उनको देख सकता है और उनको फॉलो कर सकता है ना। ज्यादातर जो है वो नहीं कर सकेगा और आपको रिपीट करना पड़ेगा दोबारा ना। तो इस वजह से अगर आप शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दें और आखिर में दे दें, या शुरू में दे दें और फिर फोर्थ फिफ्थ टर्न में दोबारा दे दें ना, तो ज्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल होगा एजेंट। और इसी वजह से क्लाउड कोड एंड कर्सर जो है वो एक तरह से आपकी टू डू लिस्ट बनाएंगे, और फिर हर स्टेप पे वो बोलेंगे ओके ये डन है, नेक्स्ट ये करना है, ये डन है, नेक्स्ट ये करना है, क्योंकि वो अपने आप को कॉन्टेक्स्ट में रिफ्रेश कर रहे हैं कि क्या है नेक्स्ट स्टेप्स। हाँ, मिस्टेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, ये ट्रेनिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आपको मैं कोई मुश्किल टास्क देता हूँ तो इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल कि आप 100% करेक्ट आप कर सकते हैं फर्स्ट ट्राई में ना। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे और फिर अंडरस्टैंड करोगे कि ये मिस्टेक है, तो फिर मैं वापस ट्राई कर देता हूँ ना। तो एजेंट्स के लिए भी यही होता है कि वो हर दफ़ा करेक्ट टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी कभार गलत टूल इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो उनको ये समझ होनी चाहिए कि गलत टूल इस्तेमाल हुआ, जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्चुअली गलत है, मुझे स्टेप बैक करके दूसरा टूल इस्तेमाल करना है ना। या मे बी इस टूल की जो आउटपुट है उसको इग्नोर करना है और नेक्स्ट कोई और सा टूल इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप उनको एक्चुअली ट्रेन कर सकते हो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करके और रीअसेस करके करेक्ट पाथ पे वापस आने को ना। तो ये एक ज्यादा ट्रेनिंग का मतलब टेक्निक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेनिंग ट्रेस में आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट टूल दे दें, लेकिन फोर्थ जो है आप नोइंगली गलत टूल दे दें और फिर देखें कि वो करेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। और इसमें बेसिकली यही एनालॉजी है कि आप उसको सिखा रहे हो कि अगर आप इधर आके गिर गए हो तो आप उसे कैसे करेक्ट करोगे। अगर आपने थर्ड स्टेप में गलत टूल इस्तेमाल कर लिया है तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स स्टेप में आपको क्या करना है ना। अगर आप उसे ऑलवेज ये सिखाओगे कि सही टूल यूज करते रहो, तो वो ट्रेनिंग में कभी ये नहीं सीखेगा कि अगर एक्सीडेंटली मैंने गलत टूल यूज कर लिया है तो उससे मुझे कैसे रिकवर करना है ना। आप उसको वो रिकवरी स्टेप सिखा ही नहीं रहे हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। या बेसिकली इस टॉक में जो ये मुझे कवर करना था कि लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो एज एन एजेंट कैसे एक्ट करते हैं, जो कि बेसिकली टूल्स यूज कर रहे हैं, फंक्शंस कॉल कर रहे हैं और एक के बाद एक कर रहे हैं इंटरेस्टिंग कामों के लिए 50 60 70 100 कंसेक्यूटिव टूल कॉल्स कर रहे हैं। और फिर जो है वो ये टूल कॉलिंग होती कैसी है ना, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल जो है वो टोकन इन टोकन आउट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं। तो वो एपीआईज को फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एक तरह से जब आपको ये फंक्शन कॉलिंग समझ आ जाती है कि वो लैंग्वेज मॉडल जो है वो बस फंक्शन का नाम ले रहा है, आप इस्तेमाल करके उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो और फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। जब आप एप्स बिल्ड करते हैं तो आप उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर जब आप इनकॉर्पोरेट करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एक दफा आप ये करना शुरू करेंगे तो जो चैलेंजेस आते हैं केवी कैश को मेंटेन करना, मेमोरी मेंटेन करना एजेंट की, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के साथ आप कैसे मैनेज करना कॉन्टेक्स्ट को, ये आई थिंक थर्ड स्टेप था।
ये मैं स्लाइड्स बाद में शेयर कर दूंगा, और ये जो सारी लिंक्स हैं ये आई रेकमेंड के लोग इनको जाके पढ़ें ज़्यादा समझने के लिए. बट या, that's all I had. Thank you so much. परफेक्ट. सो अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और वैसे भी थोड़ा वक्त से भी ऊपर हो गया है. जस्ट वांटेड टू लाइक राउंड इट अप. एक लास्ट क्वेश्चन जो रह गया है लोगों के जहन में, कि आप, क्योंकि अब आपने बता दिया कि एज इज क्या है और कौन सी चीज कैसे काम करती है, फ्यूचर किस तरफ दिख रहा है, यानी कि व्हाट्स नेक्स्ट अदर देन एजेंट, यानी कि आगे और क्या नजर आ रहा है, और हमें क्या स्किल्स बिल्ड करने चाहिए इन सब चीजों के दरमियान अपने आप को कोप अप करने के लिए, एज ए डेव एंड एज ए नॉन डेव. Yeah, yeah. Um, I think the second question पहले लूंगा. Uh, as a dev, I think जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये टूल्स इस्तेमाल करना. मतलब कर्सर इस्तेमाल करें या गिटहब को पायलट, या मतलब काफी डिफरेंट टूल्स हैं जो कि सिमिलर आपको कैपेबिलिटीज दे रहे हैं. अगर आप इन टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आपके लिए कर सकते हैं और एक्चुअली क्या नहीं कर सकते ना इस वक्त. तो ज्यादा से ज्यादा इन टूल्स को इस्तेमाल करें. जो भी नया टूल आ रहा है आप उसको एक दफा ट्राई करें, ताकि आपको समझ आए कि ये ओपन एआई कोडेक्स जो है वो किस चीज के लिए अच्छा है, क्लाउड कोड जो है वो किस चीज के लिए अच्छा है, आपका गिटहब को पायलट किस चीज के लिए अच्छा है, कौन से मॉडल जो है वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और इनकी मॉडल की लिमिट्स क्या है ना. जब आप इस्तेमाल करते रहेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त इन मॉडल्स की लिमिट ये है, इसके बाद जो है मुझे आके ही बाकी काम करना है ना, लेकिन ये मुझे इधर तक पहुंचा सकते हैं. फिर जब आप 2-3 महीने बाद आएंगे, डिफरेंट मॉडल्स आ चुके होंगे, हर महीने मॉडल्स आ रहे हैं, तो वो जो लिमिट जो है ना वो चेंज होती रहेगी. तो ज्यादा से ज्यादा इनको इस्तेमाल करना और अपने मतलब वर्क फ्लो में इनकॉर्पोरेट करना ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अ, एक तरह से काफी लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उससे ये पता चल रहा है कि जो लोग प्रोग्रामर्स थे लेकिन इन टूल्स को इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो वो इनको प्रॉम्प्ट करते हैं, 500 लाइंस ऑफ कोड आती हैं, सब कुछ एक्सेप्ट हिट हुआ, और फिर वो आपको पता नहीं होता कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल नहीं करा हुआ. आपको उनकी एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है ना, कि ये इनकी कॉम्पिटेंस है, ये इनकी कॉम्पिटेंस नहीं है, यहाँ पे मुझे अपनी कॉम्पिटेंस स्टिल बिल्ड करनी है ना. अ, तो आई थिंक इजीएस्ट तरीका ये है कि आपको कुछ सॉल्व करना है जॉब पे या आपकी साइड प्रोजेक्ट पे, आप इन टूल्स को इस्तेमाल करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और किस चीज के लिए मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ. एज अ नॉन डेव आई थिंक सिमिलर है, लेकिन नॉट नॉट जस्ट फॉर कोडिंग ना. अगर आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी या कोई सी भी ये टूल्स हैं, आप इनको एवरी डे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आप फॉर एग्जांपल पहले जो है वर्क फ्लो क्या था, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखना या कुछ समझना, कुछ बनाना है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई सेल फोन सही करना है या कोई सेटिंग चेंज करनी है, यूट्यूब वीडियोस को देख के आप वो कर सकते थे. अभी ये जो है वो ये लैंग्वेज मॉडल्स इतनी वीडियो अंडरस्टैंडिंग में केपेबल नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग करनी है या फैक्ट फाइंडिंग करनी है तो आप इन लैंग्वेज मॉडल्स को दे सकते हैं, वो आपके लिए सर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको वापस दे देंगे. गूगल में फॉर एग्जांपल अब एआई मोड आ गया है, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे वो रिट्रीव करेगा और आपको आंसर दे सकते हैं ना. तो इवन आपके नॉन नॉन डेव्स के लिए ये एक तरीका ये है कि आप इन मॉडल्स को इस्तेमाल करें, देखें इनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और कहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं ना ये. और जो दूसरी चीज जो कि मैं इनको काफी इस्तेमाल कर रहा हूँ लैंग्वेज मॉडल्स को, वो सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ. जो भी चीज मुझे समझ नहीं आ रही या कोई नई नई कैपेबिलिटी आई है या नया कोर्स ले रहा हूँ मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे काम करता है, तो ये लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक तरह से आपके टीचर भी बन सकते हैं. कि क्योंकि वो हर चीज के बारे में इनको पता है, आप एक तरह से इनसे गाइडेंस ले सकते हैं ना. और शुरू में जब आपको एक फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो लेट्स से ये 10 चीजें आपको बताते हैं, उसमें से एक गलत भी है तो इट्स ओके. वो आप ले लें, आगे जाके शायद पता चल जाएगी क्या गलत था क्या सही था. तो एक तरह से आपको एक्सेलरेट कर देते हैं आपकी लर्निंग ना.
तो उसके लिए यूज करना आई थिंक काफी काफी इम्पोर्टेंट है। और जो आपका पहला क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्या है, आई थिंक अभी जो ज्यादातर इन मॉडल्स की जो कैपेबिलिटीज हैं वो आप कोडिंग में देख रहे हैं। क्योंकि कोडिंग जो है वो एक तरह से आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट है। आपको इमीडिएट आप टेस्ट रन कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ह्यूमन डेवलपर्स जो हैं वो बता देते हैं कि आपको फीडबैक दे देते हैं कि ये आपने सही किया है, ये आपने गलत किया। कर्सर जो है फॉर एग्जांपल आपको एक प्रपोज करेगा चेंज, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो उनको सिग्नल मिल गया कि अच्छा चेंज था, या अगर आप रिजेक्ट करते हो तो उनको सिग्नल मिल गया कि बुरा चेंज था। और वो इस्तेमाल करके अपने मॉडल्स ट्यून करते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए ना। तो कोडिंग जो है वो एक तरह से प्रॉब्लम है वो राइट नाउ सॉल्व हो रही है। लेकिन काफी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस वक्त नहीं सॉल्व हुई हुई। फॉर एग्जांपल ये आपकी वीडियो अंडरस्टैंडिंग, विजुअल अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताई, वो ये लैंग्वेज मॉडल्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपके जेमिनाई 3 जीपीटी 5.2 है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उसको कोई भी सिंपल सी इमेज देंगे और उसके बारे में आपको थोड़ी सी रीजनिंग लगवाएंगे कि अभी मैंने कल ही एक जीपीटी 5.2 को टेस्ट करने के लिए मैंने दिया, एक व्हील दिया, जैसे जो बाइक का व्हील होता है, और मैंने उससे पूछा कि ये कितने इसमें वो हैं स्पोक्स है ना। और वो व्हील जो था वो इंटरेस्टिंग था, वो टूटा हुआ व्हील था। तो एक्चुअली वो सिमेट्रिकली डिटरमिन नहीं कर सकता था कि अच्छा ये दो हैं तो इतनी अगर पूरी अराउंड द व्हील है तो 12 हो जाएंगी। वो 12 जो था वो टूटा हुआ था। तो इवन जो जीबीटी 5.2 एंड आपकी जेमिनाई 3 हैं, ये विजुअल रीजनिंग नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक नेक्स्ट स्टेप है कि फंक्शन कॉलिंग विद इमेजेस आपका वो करना है। लेकिन आई थिंक वो डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोडिंग में इतना यूज नहीं है, कंप्यूटर यूज में काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एजेंट को वो स्क्रीनशॉट देने की कैपेबिलिटी दें, फिर कौन सी आपकी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है नहीं करना, इस वक्त वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी विजुअल रीजनिंग इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। एज लॉन्ग एज वो टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट है, जो कि मैंने बताया है, टोकन इन टोकन आउट है, उस फील्ड में कोडिंग में मैथ में वो काफी कर सकता है। लेकिन जहां पे आपकी विजन आ गई, उसकी कैपेबिलिटीज एकदम से कम हो जाती हैं। वीडियो आ गई एकदम से कम हो जाती है, ऑडियो आ गई एकदम से कम हो जाती है। तो ये जो है वो नेक्स्ट चीजें आई थिंक जो लैब्स इन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इवन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आके आपकी लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटी रुक गई ना, तो यू कैन स्टिल यूज देम टू बेसिकली चेंज द वर्ल्ड। इवन टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट, इस पे अगर आपने आके लैंग्वेज मॉडल्स आगे नहीं गए, एक साल में भी इम्प्रूव नहीं होते, तो काफी काम है इनको इस्तेमाल करना सॉफ्टवेयर बनाने में। तो आई एक्चुअली सी के जैसे ब्लिप मॉडल है या क्लिप मॉडल्स हैं जो कि बेसिकली किसी भी इमेज को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो मे Yeah. बी दैट कैन बी इंजेस्टेड एज अ टूल टू दीज टेक्स्ट मॉडल्स, कि जब इनको जरूरत पड़े कि मेरे अपने से समझ में नहीं आ रहा तो आई कैन कॉल अ स्पेशलिस्ट मॉडल जो कि मुझे देख के बता दे। या तो इवन एक्चुअली जो ज्यादातर जो लैंग्वेज विजन मॉडल्स हैं ये यही कर रहे हैं। ये एक तरह से आपके विजन एनकोडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लिप टाइप विजन एनकोडर्स, जो कि आपकी इमेज को लेते हैं और फिर उसके ग्रिड्स लेते हैं और फिर उनको टोकनाइज करके अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि एक तो वो किस स्केल पे आपके टोकनाइज हो रहे हैं, और फिर दूसरा उसमें मसला ये है कि वो मतलब बार बार उस पे रीजनिंग नहीं कर सकते। या तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ ट्रेनिंग नहीं हुई हुई है, वो उन विजन टोकन्स को टेक्स्ट टोकन्स की कैपेबिलिटी तक इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। इसलिए ही जो इतना सिंपल विजन रीजनिंग टास्क है वो सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे ऑब्जेक्ट काउंटिंग आपने अगर आपने उनको दे दी है तो वो नहीं कर सकते। स्पेशली अगर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, अगर आपके पास मतलब हजारों इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, और आप उसको हजारों दफा दिखाओ तो शायद वो कर ले, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वो अभी नहीं कर सकता। और इवन वो सारे विजन एनकोडर्स इस्तेमाल करते हुए भी आई थिंक इनकी ये लिमिटेशन ये है कि वो एक दफा इमेज देखते हैं और फिर उस पे वो प्रोसेस करना पड़ता है ना उन्हें। रिविजिट नहीं कर सकते उसको बार बार देखने के लिए कि अगर मैंने ये काउंट कर लिए तो नेक्स्ट क्या काउंट करना है। तो रीजनिंग के लिए स्पेशली आपको रिविजिट करना और उस तरीके से ट्रेन होना आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है, जो कि डीप सी कार्वन ने दिखाया था कि वो
रिवॉर्ड से अपडेट करता है और फिर वो मतलब डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई कर सकता है। ऑलराइट, तो अगला अगला नोबेल जो है वो विजुअल रीजनिंग के अराउंड है। या आई थिंक विजुअल रीजनिंग जो है वो काफी, जेमिनाई मतलब वो एडवर्टाइजिंग काफी है कि ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप सिंपल से सिंपल उसे क्वेश्चन देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी नहीं है विजुअल रीजनिंग। ऑलराइट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच जैन, आपने बड़े डिटेल्ड मेरे अपनी पर्सनल क्यूरियस सवालों का भी जवाब दिया। और ऑडियंस आपका अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आई थिंक एक ही ले सकते हैं। आई थिंक वी आर अबाउट द टाइम। वेरी थैंकफुल के जैन ने अपना मसरूफ वक्त में से जो है वो टाइम निकाला। आई थिंक एक प्रोजेक्ट जैन को मिस करना पड़ेगा हमारी वजह से। थैंक यू सो मच, दिस वाज गुड, थैंक यू एवरीबॉडी। All right, perfect. Thank you so much, Zain, for joining. We are so proud of you and keep raising the flag high. आपके footsteps में बाकी लोग भी चल रहे हैं ताकि और लोग भी इंस्पायर हो। Okay, thank you so much. Okay, अस्सलाम वालेकुम। Thank you everyone. I hope कि आपको सेशन में मजा आया होगा एंड स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह अगला मीटअप आ रहा है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।